मैं इनको कोर और एसेंशियल स्किल्स कहूंगी। ठीक है, जो लाजिम मलजूम है। एजुकेशन सिस्टम में 3 डिवीजन्स हैं जो कि आपने नाम दिया और मेरा था भी इसी के हवाले से, और उसको आपने कहा जी कि इस गैप को हमें वाइडन होने की बजाय हमें इसको कम करना चाहिए, और ये गवर्नमेंट लेवल तक जो है ना इसको इसके ऊपर अगर एफर्ट्स की जाए तो ये कम हो जाएंगे। ऊपर लेवल के ऊपर बात क्यों नहीं होती, इस चीज़ को क्यों आगे नहीं लेकर आया जाता कि जी प्राइवेट जो टीचर्स हैं उनके जो है ना प्रॉपर एक एक हैंडसम अमाउंट या कोई प्रॉपर फिक्स एक जो है ना अमाउंट रख दी जाए, उसके ऊपर कौन बात करेगा और किस तरीके से इस चीज़ देखें, को। अगर ये वाले स्कूल्स भी चंद एक, अब तो पाकिस्तान जिस तरह से ट्रेनर्स बहुत हैं, इसी तरह से टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बहुत हैं। उम्र है उसमें आपने बच्चे को सिर्फ एडवाइस करना है हम्म। कि बेटा मेरा मशवरा आपको ये है, हम्म। आगे जाओ आपको बेहतर लगे। ठीक है। और फिर 21 साल तक उसकी पर्सनैलिटी एक बचपन से लेकर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम जिनके साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनकी शख्सियत बज़ात खुद किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मैं नाम लूँगा आप लोग समझ जाएंगे। ट्रेनर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, मैम हुमा पराजा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अजीज, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत शुक्रिया, आपका इतना मसरूफ़ टाइम होता है उसमें हमारे लिए आपने टाइम निकाला, और वीकेंड भी है, उस पर बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। थैंक यू सो मच अजीज़ फॉर हैविंग मी हियर, एंड आपको भी और अपने तमाम व्यूअर्स को भी मैं आने वाले जो हमारा रमज़ान स्टार्ट हो रहा है उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। अल्लाह मियाँ ये आने वाला रमज़ान हम सब के लिए बस बाइस बरकत बने और हम सब की दिली दुआएं कबूल हों। आमीन जी आमीन। मैम एक बात, जब आपकी प्रोफाइल देख रहे थे या आपका नाम जैसे आता है तो एक चीज़ जो बड़ी क्लियर हमें समझ में आती है वो है कि आप जो है ना आपके पास जो भी आपके पास इतना वसी तजर्बा है, नॉलेज है, उस नॉलेज को आप शेयर करती हैं। तो ये एक आर्ट है नॉलेज शेयरिंग का। क्या ऐसी चीज़ थी, कौन सा ऐसा पॉइंट था जिससे आप इंस्पायर होकर नॉलेज शेयरिंग की तरफ आए? अच्छा अजीज़, देखें, हर इंसान के लिए मल्टीपल इंस्पिरेशंस होती हैं। मेरे लिए वो दो ख़वातीन जो बहुत मेजर इंस्पिरेशंस थी, एक वो जो मेरे बचपन से और एक वो जो मेरे बड़े होने के बाद मुझे मिली। मैं जब स्कूल में थी, ये सफ़र तब का स्टार्ट हो रहा है, दो आई गेस 2000 की बात है ये। मैं एक कॉन्वेंट के अंदर पली बड़ी हूँ, और जब मेरा लास्ट ईयर था तो मैं बहुत रो रही थी क्योंकि मेरी बहुत अटैचमेंट थी मेरे स्कूल से। टिपिकल गर्ल। तो जो हमारी टीचर्स थे वहाँ पे मेजॉरिटी वो ब्रिटिश और आयरिश नन्स हुआ करती थी। तो हमारे यहाँ एक अलमिया जो सिखाया जाता था वो ये था कि असातिज़ा के आप पे बहुत कर्जे हैं, सही है। आपको जो पढ़ाया जाता है वो आप पे कर्ज है उनका जो आप उतार नहीं सकते। सही है। सो मैंने वही बचपन की सुनी हुई एक स्टेटमेंट कही कि मैं हाउ विल आई बी एबल टू पे यू बैक। हम्म। और मेरी एक बड़ी मोहब्बत करने वाली आयरिश टीचर होती थी, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप हमें वापस कर सकते हो और आप हमें विद इंटरेस्ट वापस कर सकते हैं। हम्म। मैं बड़ी हैरान हुई कि ये कैसे। तो उन्होंने कहा बड़ी सिंपल सी चीज़ है बेटा, जो हमने आपको दी है उसको आगे पहुंचाएं, और जिनको आगे पहुंचा रहे हैं उनको सिखाएं कि वो इसको और आगे। सो दिए से दिया जब आप चलाते हैं हम्म। तो रोशनी फैलती जाती है। और बस फिर उसी मिशन पे मैं चल पड़ी। मैं खुद भी जिन जिन को ट्रेनिंग के दौर के अंदर भी, टीचर्स ट्रेनिंग के अंदर भी जब सिखाती थी तो हमेशा ये कहती थी कि बेटा सिर्फ एक तरीका है किसी भी उस्ताद को वापस देने का कि जो आपको दिया जा रहा है उसको आगे पहुंचाएं। और इसी तरह से जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आई तो एक बहुत बड़ा नाम जो पाकिस्तान में तो कम से कम किसी तारुफ का मोहताज नहीं हूँ, वो है सैयदा अज़मत ज़ाहरा। ठीक है। उनको पाकिस्तान की मरिया मॉन्टेसोरी भी कहते हैं। उन्होंने मुझसे उनसे मैंने सीखा कि आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं। सो इंस्पिरेशंस आपको आपके असातिज़ा से ही मिलती हैं। सो बस वो फिर बचपन से ऐसी सोहबतें खुशकिस्मती से मिलती रहीं और अल्लाह ने रास्ता दिखाया रखा। तो आप नॉलेज शेयरिंग की तरफ आ गए, सो बस मतलब मेरा ऐसे। मुझे मुझे हमेशा ये लगता है कि जब दो फील्ड्स जो हैं ना, मेडिसिन और एजुकेशन, ये वो हैं जो पैगंबराना शुरू हैं। सही, बिल्कुल ऐसा ही है, सही है। ठीक है, और मेरा मानना ये है कि आप चाहें या ना चाहें,
आपको अगर आप इस फील्ड में हैं ना, तो आप चुने गए हैं अल्लाह की तरफ से। जैसे पैगंबरों को अल्लाह ने मैसेजेस पहुंचाने के लिए चुना। देखिए, आप दरसो तदरीस के शोबे में हैं, जी जी। तो आप बहुत सी खवातीन जो इस शोबे में या मर्द हजरात आते हैं, तो वो एक्चुअली परसू नहीं करना चाहते उसको प्रोफेशनली, पर उनको चुना जाता है। सही है। ठीक है, तो फिर आपके पास वो मार्जिन नहीं होता, क्योंकि आपकी पूछ-गिछ जाने के बाद बड़ी सख्त तो नहीं है कि मैंने तुम्हें वो शोबा दिया था जो नबियों का था, क्या करके आए हो। सो मेरा मानना ये है कि अगर आप 4 लोगों की जिंदगी में भी अगर कोई मतलब चुटकी बराबर एडिशन भी, वैल्यू एडिशन दे देते हैं, तो आप मरने के बाद अल्लाह ताला को ये तो कह सकते हैं ना कि अल्लाह बड़ी कोताहियां की होंगी, पर ये एक छोटा सा काम किया था कि तेरे बंदों का साथ दिया था। क्या बात है, मतलब बहुत ही नोबल थॉट्स। और अल्लाह करे कि ये सिलसिला जो है ना और भी इस चीज़ को समझें, क्योंकि जैसे आपने कहा कि बहुत से ऐसे हैं जो कि आ जाते हैं एक्सीडेंटली लेकिन परसू नहीं करना चाहते, बट दे वर चूजन, तो उनको उस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। नहीं जी, मेरा तो मानना ये है कि ईदर लव इट और लीव इट। सही है। एजुकेशन आगे पहुंचाने से अगर आपको मोहब्बत है तो रखें। हम्म। ये वो वाली मोहब्बत है जिसमें जिसके साथ बेवफाई नहीं हो सकती। बेवफाई का क्या मार्जिन नहीं है क्या यहाँ बात है। पे। सही सही। तो मैम ट्रेनिंग जो है, आप थोड़ा सा आपकी जो है ना जो कोर आपकी एक्सपर्टीज़ है उस तरफ आते हैं, आप ट्रेनर हैं, तो जो हमारी ऑडियंस है, जो जो मेरे जैसा कम इल्म बंदा है, उसके लिए आपके नहीं, नज़दीक। हम सब कम इल्म है, हम सबको जिंदगी हर लम्हे हर दिन कुछ ना कुछ सिखा रही होती है। सो हम सारी सीखने के मराहिल में हैं अजीज। ठीक है मैम, मैं उस वजह से कह रहा हूँ कि हर एक की एक स्पेसिफिक फील्ड होती है ना, उस फील्ड में तो वो आप जैसे आप एक फील्ड की उस्ताद हैं, तो इस वजह से मैं कह रहा था। तो जो आप हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए या और जो लोग समझना चाहते हैं उनके लिए ट्रेनिंग है क्या, वैसे बेसिक बेसिक बहुत डेफिनेशन क्या है ट्रेनिंग? अच्छा, ट्रेनिंग्स की अच्छा मल्टीपल सेक्टर्स हैं। ट्रेनिंग इटसेल्फ एक बड़ी वास्ट टर्म है। सो मैं उसमें फिर फर्दर निशेस निकलती हैं। ठीक है। ठीक है, कहीं टीचर्स ट्रेनिंग आ जाती है, कहीं पे ट्रेनिंग्स अबाउट एसेंशियल स्किल्स, जिनको हमारी पाकिस्तानी जुबान में सॉफ्ट स्किल्स भी कहते हैं, ठीक है। कोर स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स। वो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होते हैं जो हर एक फील्ड में आपके काम आते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं लैंग्वेज ट्रेनर भी हूँ, बिकॉज मेरा मानना ये है कि अंग्रेजी इस दौर के अंदर, आने वाले दौर में और गुजरे हुए दौर के अंदर भी एक बहुत अहम जुज है। उस पर हम आगे बात करेंगे जरूर। बिल्कुल ठीक है, तो उसके ऊपर भी कि like I'm a language expert in terms of teaching the children how to enhance their linguistic skills. सही सो है। ये 3 मेरी स्पेसिफिक निशेस हैं। इसके अलावा मैं कोचिंग में हूँ, जिसमें पेरेंटिंग कोचिंग है और करियर काउंसलिंग है। ठीक है। सो अगर आप मुझसे पूछते हैं तो ये अभी तक मेरा जो सफ़र है और जो स्ट्रगल है वो इन्हीं एरियाज पे है, बिकॉज मेरा मानना ये है कि अगर ये और इन सब पे आई बिलीव इन वर्किंग ऑन द फाउंडेशंस। सही है। क्योंकि बुलंद से बुलंद और खूबसूरत से खूबसूरत इमारत भी पायदार नहीं होती जब तक अगर उसकी बुनियादें मजबूत ना हो। सही है। मैम क्वेश्चन था ट्रेनिंग आपकी, ये तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बातें जो कि आज हम कोशिश करेंगे कि जो मोती हैं इनको जो है ना पिरो कर एक माला बनाएं आज। तो इन मोतियों में हमने 2-4 और बातें भी ऐड कर ली। तो ट्रेनिंग बेसिकली जो मैं सवाल मेरा कोड है ट्रेनिंग क्वेश्चन था वो। ऐसा है कि देखें, जब आप ये काम करते हैं ना, तो उस काम को ऑर्गेनाइज्ड और स्किल्ड तरीके से करना कैसे होता है, ठीक है। और उसको अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल ट्रेट के अंदर उन स्किल्स को आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ठीक है। सो ये बेसिकली ट्रेनिंग, आप बीइंग अ ट्रेनर ट्रेनीज को वो स्किल्स, एक तो वो स्किल्स इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर उन स्किल्स को इम्प्लीमेंट करना सिखाते हैं। ठीक है। सो जिससे उनकी कैपेबिलिटीज में इजाफा होता है। सो ये एक मुख्तसरन अगर आप उनसे एक डेफिनेशन पूछते हैं, तो इट्स अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड इनकलकेशन ऑफ द स्किल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड व्हिच दे आर इन। ठीक है मैम। मैम अभी आपने इस दौरान एक बात भी की और मेरा मेरा सवाल भी ऐसे था कि आपने कहा जी सॉफ्ट स्किल्स। दो बातें हैं यहाँ पे, एक तो हमारी जो नॉर्मल एक असल में मैं कोशिश हमारी मैम ये होती है कि हम जो है ना, जिस तरह आपने शुरू में कहा कि हम ना
अपनी ऑडियंस के लिए कुछ वैल्यू ऐड कर सके। तो बेशक। ये नॉर्मल टर्म हम बड़ी सुनते हैं, ये सॉफ्ट स्किल्स बड़ी आजकल सीवी में भी हर जगह पे सॉफ्ट स्किल्स, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है ना पता नहीं होता कि है क्या सॉफ्ट स्किल्स। अच्छा, मैं इसको एक और टर्म देना चाहूँगी। अमूमन तो काउंट किया जाता है कि जी आपके हार्ड स्किल्स क्या हैं और सॉफ्ट स्किल्स क्या हाँ हैं। जी। मैं इनको सॉफ्ट स्किल्स नहीं कहूँगी, मैं दौरे जदीद को ज़हन में रखते हुए मैं इनको कोर और एसेंशियल स्किल्स कहूँगी, ठीक है? जो लाज़िम मलज़ूम हैं हमारे मुल्क में हर एक बच्चे के लिए, और मैं ये भी कहूँगी कि ये वो स्किल्स हैं जो आपको प्रोफ़ेशन में आने के बाद नहीं, बच्चों के तालीमी दौर के अंदर उनको सिखाने चाहिए, सही 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 सही। ठीक है? अब उसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं, ठीक है। ठीक है? हमारे यहाँ लोगों को एक आइडिया नहीं दिया जाता कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन क्या होती है, सही है। ठीक है? ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स क्या होते सही है। हैं, टाइम मैनेजमेंट, हम्म। स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। ठीक? इसके अलावा कोलैबोरेटिव स्किल्स, ठीक है। टीम मैनेजमेंट। सही। सो ये सारे वो एरियाज हैं कि जब आप इनके ऊपर आपकी एक अच्छी आपकी सीख होती है, तो आप अपने वर्क लाइफ के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग पीरियड के अंदर आप बड़े बेहतरीन जाते हैं। सही है। सो ये अब के वक्त में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर से आप स्ट्रेस मैनेजमेंट की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? आप काम कर रहे हैं और आप अपने पे उस स्ट्रेस को, ये क्रिटिक को इतना तारी कर लेते हैं कि आप डिमोटिवेटेड होते होते पता नहीं क्या कर लें खुद के सही साथ, बात है। बिल्कुल सही। राइट? या कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर अगर आप को मतलब इफ यू आर नॉट ट्रेन्ड अबाउट इट, तो आपको ये डिफ्रेंसिएशन के कहाँ किसके साथ कैसे क्या बात करनी है, फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या है, इनफॉर्मल क्या है, और वो सारी चीजें फिर आपको आपकी तरक्की में कहीं ना कहीं रुकावट बनती हैं अगर आपके हाथ में ये स्किल्स नहीं होती। सो यही रीजंस है कि नेशनली भी और ग्लोबली भी अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग और मेजर फोकस इन एसेंशियल स्किल्स के ऊपर है, जो बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों को अगर उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की करनी है। ठीक है। ये तो मैम मतलब हमारा जो है ना कॉन्सेप्ट बड़ा बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया। उम्मीद है कि हमारी ये अगेन वैल्यू भी ऐड होगी आपके तवज्जुह से। एक और जो मैम वर्ड जो कि हम बहुत कॉमन सुनते हैं और आजकल की नई टेक्नोलॉजी में भी आता है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस? किस तरीके से हम जो है ना मैम उसको अडॉप्ट करके करियर में हम ग्रोथ कर सकते हैं या अपने आप को बेनिफिशियल किस तरीके से बना सकते हैं? क्या है ये चीज़? मैं बताती हूँ आपको। देखिए, एक टाइम था, अगर आप से 80 की दहाई तक चलते हैं, 90 की दहाई में ये इंट्रोडक्शन बड़े हाई स्केल के ऊपर पाकिस्तान में हल्का हल्का आना शुरू। आपने अपने बचपन में बड़ी एक टर्म सुनी कि फलां का आईक्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट? सो वो है इंटेलिजेंस और या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। जी। कोई इंसान अपनी फील्ड के बारे में कितना वेल इन्फॉर्म्ड है, सही है। ठीक है? अब जब बात आती है ना इमोशनल स्किल्स की, ठीक है, तो वो क्यों कि देखिए, अगर आप एक इंसान को लेते हैं, एक फर्द है जो अपने काम में इंतहाई बेहतरीन है जहां तक बात है इंफॉर्मेशन और नॉलेज की, पर वो कोलैबोरेशन में काम नहीं कर सकता। सही है। उसके साथ रहने वाले लोग उसके साथ बैठ के काम नहीं कर सकते, उसके बिहेवियरल इश्यूज की वजह से, उसके नॉन इंटरेक्टिव मोड की वजह से चीजें, क्या इदारे आसानी से चल पाएंगे ऐसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जब आप इमोशनल स्किल्स पे आते हैं, तो इमोशनल स्किल्स बेसिकली नाम है एम्पैथी एंड कोलैबोरेटिव स्किल्स का, ठीक है। ठीक है? अब मैं मैंने इसमें सारी चीजों को मिक्स करके कोलैबोरेटिव स्किल्स ऐसे बना दिया कि टीम लीडरशिप अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप एक ही के ऊपर फोकस रखेंगे तो आपको पता है कि हाँ, टीम लीडर को पता है कि मुझे टीम लीड कैसे करनी है। Being a leader, I am nothing without my team. सही है। And simultaneously, the team will believe that we are not, the directions are not clear without the team leader himself. ठीक है?
एक टीम बिल्डिंग बनती है, एक एम्पैथी होती है। सही है। से दो लोग जब आप इमोशनली एम्पैथेटिकली किसी दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक वो क्वेश्चन नहीं रखेगी तो वो बॉन्ड उस तरह से स्ट्रांग नहीं होगा। सही कह रही हैं। ठीक हो गया। सो अब बहुत बड़ा क्वेश्चन एक जो है वो इमोशनल स्किल्स के ऊपर है, बिकॉज आपको कोलैबोरेशन के साथ, टीम बिल्डिंग के साथ और एम्पैथी के साथ काम करना है। ठीक है। देखिए एक इदारा एक इंसान पे नहीं चलता, हम्म। बहुत से लोग मिलके एक इदारे को खड़ा करते हैं। सही बात है। सो अगर उन लोगों के अंदर कोलैबोरेटिव स्किल्स स्ट्रांग नहीं होंगे, राइट, तो जी। उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? हाँ जी। इदारा, हाँ, इंस्टीट्यूट सही कह रहे हैं। राइट। सो इसलिए अब एक बहुत फोकस ये है कि वो लोग जिनका EQ लेवल स्ट्रांग है, जिनके इंट्रापर्सनल स्किल्स अच्छे हैं, जो टीम बिल्डिंग के अंदर चल सकते हैं, जो एक अच्छे ग्रुप के अंदर कोलैबोरेशन के साथ काम कर सकते हैं, उनको वेलकम किया जाता है। ठीक है। सो बड़ी प्रिसाइजली EQ की मेरे ख्याल से मैंने आपको एक ठीक। हाँ जी। डेफिनेशन दे दी हाँ है। जी, बहुत ज़बरदस्त, और समझ में भी हमारे आ गए कि हम किस तरीके से जो है ना इसको अडॉप्ट भी कर सकते हैं। और ये Definitely। जरूरी क्यों है हाँ जी। कि देखिए अगर आप लोगों के साथ मिलके काम नहीं कर सकते तो ऑब्वियस सी बात है आप किसी इदारे के लिए एक अच्छा मुस्बत एडिशन नहीं हो एडिशन नहीं कर, सकते। सही बात है आपकी। मैम आप ट्रेनिंग देती हैं, एंड आजकल हमें पता है कि जी दौर है सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, लोग जो है ना बहुत इजी हो गया लोगों के लिए, एक्सेस हो गया किसी भी मीडियम पे आके अपने आप को प्रेजेंट करने का। लेकिन हम हर आए दूसरे दिन जो है ना कोई कंट्रोवर्सी, कई बड़े बड़े जो है ना प्रेजेंटर हैं, उनकी कंट्रोवर्सीज हम देख रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये आप आज जो है ना हम एक एक्सपर्ट से दूसरे एक्सपर्ट्स के लिए ये हम पूछना चाहते हैं आप मुझे आप मुझे मुश्किल जगह पे मत खड़ा करें। मैं तेरे आसान लफ्जों में चले, वो जो उन लोग हैं उनको हम क्या किस तरीके से कह सकते हैं कि जी आप अपनी जो है ना इन मिस्टेक्स को किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है, ताकि हम जब प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को तो कंट्रोवर्सी से बचें। देखिए मेरी बात सुने, बीइंग अ ट्रेनर, बीइंग अ पर्सन देयर ऑन द स्क्रीन, जब आप एक लीडरशिप में आते हैं ना अजीज, तो आप एक बहुत बड़ा सैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं। सही। ठीक है, क्योंकि आपके अल्फाज लोगों पे असर डालते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, बिल्कुल। वो आपको लुक अप टू करते हैं। ठीक है, सो कोशिश करें कि जैसे मैंने पहले एक बात की थी कि मेरा आने का इस फील्ड में मकसद ये था कि अगर मैं एक वैल्यू एडिशन बन जाऊं। ठीक है, सो जब आपकी को लोग फॉलो करते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन दे रहे सही हैं। बात, सही बात। ठीक है, सो चाहे वो इंफॉर्मेशन है, चाहे वो एंटरटेनमेंट है, चाहे वो कोई भी फील्ड है। सही बात है। ठीक हो गया। सो तब आप पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि आप अपने अल्फाज का और अपनी हरकतों का चुनाव बहुत सोच समझ सोच के करें। समझ के करें। मेरे ख्याल से इससे डिटेल्ड बात में आपसे इसके अंदर और नहीं कर मैम सकती। आप क्या करें, अब हम जो है ना जितने भी हमारे गेस्ट हैं वो डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ा जाते हैं। नहीं नहीं चलें। नहीं, देखिए अल्फाज का जब आप चुनाव करेंगे और अगर आप ये सीरियसली समझेंगे कि मेरे अल्फाज से क्या क्या कुछ नहीं हो सकता, और अगर आप एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क देना चाहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल, वो कहते हैं ना कि आप जो आउटपुट देंगे वैसे ही इनपुट दूसरा लेगा आपसे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, आप पॉजिटिव स्प्रेड करेंगे, पॉजिटिविटी ही लोगों तक पहुंचेगी। सही है, सही है, सही बात ठीक है, है। तो कोशिश करें अपने अपने आप को भी मुस्बत रखें, अपने आसपास के माहौल को भी मुस्बत रखें। ठीक है। मैम एक जो नेक्स्ट एक स्टेप से पहले मेरे जहन में एक सवाल आया, मैं जानना चाह रहा था आपकी एक और एक्सपर्टीज जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले मुझे एक सवाल याद आया, मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ मैम से कि आपके नज़दीक मैम आप फेमिनिज्म को मानती हैं, या आप कहती हैं कि नहीं फेमिनिज्म हमारे यहाँ जो है ना वो एप्लीकेबल नहीं है? देखिए अगर तो मैं इस पे एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी उठाती हूँ ना, तो मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात सुनी थी कि अगर हमारी खवातीन सूरह नसा को पढ़ लें और समझ लें ना, तो उनको अपने औरत होने पे रश्क आ जाए। बिल्कुल सही बात। ठीक है, देखिए फेमिनिज्म की बात जब आती है ना, तो हमारी एक बड़ी अजीब सी एक आई डोंट नो स्कूल ऑफ थॉट है, या इस टर्म को वैसे परसीव किया नहीं जाता
जो ये बेसिकली है, ठीक क्या है। है बेसिकली? देखिए मेरी बात सुनिए, बेसिकली ये है कि एक लड़की को अगर आप तालीम का जेवर देते हैं, ठीक है, आप इस मुल्क के अंदर मेजॉरिटी ऑफ खवातीन जो बेचारी जवानी के अंदर बेवगी की जिंदगी गुजारती हैं, वो या तो अपने बाप की मोहताज है अपने बच्चे पालने के लिए, या अपने भाइयों की, या अपने ससुराल की, सही। राइट। सो अगर मेरे नजदीक फेमिनिज्म ये है कि उस बच्ची को भी उसके भाइयों की तरह वो तालीमी मौके मुयसर हों कि वो जिंदगी भर किसी के आगे हाथ ना फैलाए, सही बात है। या वो बच्चियां जिनको उनके खावन 3-3 बच्चों के साथ डिवोर्स दे देते हैं और वो डर रही होती हैं कि अब हम किस पे बोझ बनेंगे, सही। ठीक है। सो एक वो फेमिनिज्म का मतलब कतई तौर पे ये नहीं है कि हाँ भाई आप वेस्ट वाली एक लिबर्टी लेके चले। फेमिनिज्म का मतलब ये है मेरे नजदीक कि तालीम में और काम में वो मौके जो आदमियों को दिए जाते हैं खवातीन को दिए जाएं, और अगर आप किसी भी इदारे के अंदर सिलेक्शन ले रहे हैं तो वो मेरिट की बेस पे हो। सही है। ना ही कोई इदारा मर्द हजरात की तरफ बायस हो और ना ही वो खवातीन की तरफ बायस हो, दोनों साइड्स पे। सही बात है। ठीक है। अगर बहुत से इदारे जिनको हम पॉइंट आउट करते हैं कि जी यहाँ पे तो लाइक दे आर इनटू द मेन एम्पावरमेंट, तो बहुत से इदारे वो भी हैं जो खवातीन को एक अनडिजर्विंग बेनिफिट देते हैं या एज देते हैं, और बहुत से। सो मैं कतई तौर पे इस चीज पे नहीं आऊंगी, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि एजुकेशनल फ्रीडम दोनों को हो और उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में मौके मेरिट के ऊपर दिए जाए। सही है। तो अगर तो ये डेफिनेशन आपको फेमिनिज्म की लगती है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो फेमिनिज्म का मतलब जिस तरह से हमारे अल्लाह माफ करे अजीबो गरीब किस्म के, क्योंकि अभी मुझे पता है आपने ये सवाल आना था 8 मार्च हमारे रास्ते में है, तो अगर तो वो जो से प्ले कार्ड्स उठा के फिरे जा रहे होते हैं तो मैं तो कतई तौर पे उसके खिलाफ हूँ, बहुत खिलाफ। मेरा उस स्कूल ऑफ थॉट को मैं उस स्कूल ऑफ थॉट, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं उस इस आइडियोलॉजी के कि हाँ एक औरत के साथ जबरदस्ती ज्यादती नहीं की जा सकती, तो मेरे ख्याल से अगर मैं एक सेमिनार कंडक्ट करूं 500 सिर्फ आदमियों का और मैं ये बात करूं, तो क्या आप माशाल्लाह एक नौजवान आदमी है, अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि एक लड़की को जबरदस्ती रेप किया जाए तो क्या आप इस बात को एग्री करेंगे? कोई भी डेफिनेटली बिल्कुल सही बात, डिसएग्री करेंगे, राइट। सो ये ह्यूमन राइट्स पे चीज आती है। अगर ज्यादतियां हमारे अभी के दौर के अंदर औरतों के साथ हो रही हैं तो मैं आपको कितना वो बच्चा दिखा रही हूँ जो गे रेपिज्म का मतलब ही इज कन्विक्टेड टू इट। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सो मेरे लिए फेमिनिज्म का मतलब सिर्फ ये है कि एक अच्छे माशरे की तरह तालीम और काम सही है, दोनों में बेहतरीन मौके मिले। देखें अगर आप मजहब का भी पर्सपेक्टिव लेके आते हैं तो ये है कि जी इल्म हर मुसलमान या हर इंसान के लिए फर्ज है, मर्द औरत कहीं ये बात नहीं की गई कि इल्म सिर्फ मर्द हजरात के लिए। अदरवाइज बहुत सी आपको अहादीस वो मिलेंगी जो रिफर्ड होती हैं हजरत आयशा सदीका से। बिल्कुल, क्यों? वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावर्ड है। देखें वुमेन एम्पावरमेंट की अगर आप बात करते हैं, आप मुझे ये बता दें रुए जमीन पर सबसे पहली मुसलमान खातून कौन थी? हजरत खदीजा। हजरत खदीजा, शी वाज द फर्स्ट सीईओ। क्या आप डिनाई करेंगे इस बात? नहीं, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। ऐसे ही है। तो भाई वो एक ऑब्सोल्यूट मेंटालिटी कि खवातीन काम नहीं कर सकती, तो भाई आपके तो नबी ने खुद उस खातून से शादी की है जो एक कारोबारी औरत थी। हाँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो मजहब में तो ऐसी कोई अप्रोच नहीं है। सही कह रही हैं। ये सवाल का जवाब मेरा सिर्फ उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि जी मजहब ये कहता है कि औरत घर में बैठे, वो बाहर नहीं निकल सकती, चाहे वो फाके पे मर जाए, चाहे वो फकीरों की तरह हाथ फैला फैला के लोगों से अपनी औलाद को पाले। क्यों? सही बात है, सही कह रहे हैं। सो मैंने तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा रेफरेंस में आपको कोट नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कह रही हैं मैम। और इस ये जो है ना आपके
रेफरेंस या हमारे जो मीडियम के थ्रू ये वाली बात तो जानी चाहिए डेफिनेट। हमारा जो ये वाला कहानी है ना कि जी वो आप जैसे कि आपने कहा जी ये 8 मार्च आने वाला है, प्ले कार्ड उठाए हुए होंगे और वो सारा का सारा, वो तो कहीं पे भी अच्छा मजे देखिए की बात ये है उसको कि उसको और मैं एक बात कहूँ आपको, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ऑलमोस्ट 70%, मोर देन 70% खवातीन आपके मुल्क की इस पूरी की पूरी ये जो आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये इतनी मुझे तो लगता है कि वेस्टर्न वाले भी इस आइडियोलॉजी के खिलाफ होंगे, तो नहीं है, इतना अजीब देखिए उनका। मेरी बात सुनिए भाई, वेस्ट भी जेंडर, हम बात करते हैं इक्वालिटी की, हम इक्वल राइट्स आप डिमांड कर सकते हैं, आप सिमिलर राइट्स नहीं डिमांड कर सकते। बड़ा बारीक सा एक फर्क है इसमें। देखें, इक्वल राइट्स का मतलब ये है कि आपके और मेरे तालीमी मौके एक जैसे एक जैसे होने चाहिए, सही। राइट। सिमिलर राइट मुझे मिल ही नहीं सकता। आप सड़क पे जाते हुए शर्ट उतार सकते हैं, मैं नहीं उतार हाँ सकती, बिल्कुल। इसलिए कि आप मर्द हैं। आदमी को अलग डिजाइन किया गया है, औरत को अलग डिजाइन किया गया है। बिल्कुल तो आप क्यों इस दौड़ में निकलेंगे कि आपको आदमी बनना है? भाई आपको अपनी औरत होने से मोहब्बत हो, मर्द को अपने मर्द होने से मोहब्बत हो। बिल्कुल सही बात है, ये बड़ी बेहतरीन बात की आपने सो कि भाई आप इक्वल राइट्स को मिक्स कर रहे हैं सिमिलर सिमिलर राइट्स। राइट्स, बिल्कुल We cannot ask for the similar rights because we are people from two different genders. जी। But we can ask for the equal rights because we want to have the equal educational opportunities and work opportunities. सही। And मेरा ये ख्याल कि इसमें कोई भी इंसान कंडेम करेगा। कोई हाँ हर कोई इसके, तो मैम आपने यहाँ पे जो बात की कि हमें जो है ना इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड मिलनी चाहिए, तो आपके नज़दीक आजकल अगर हम 15-20 साल पहले चले जाएं और अब कंपैरेटिवली क्या अब इस तरह हो रहा है कि हमारे जो है ना हमें इक्वल राइट्स ख़वातीन को पाकिस्तान में मिलना शुरू हो इक्वल राइट्स नहीं, पर पहले से बहुत बेहतर आपको एक चेंज नजर आएगा। सही है। ठीक हो गया। आज आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के अंदर माशाल्लाह खवातीन आती हुई नजर आएंगी। आज आपको टेक में खवातीन नजर आ रही होती हैं, बिल्कुल ठीक है। आज आपको बैंकिंग में नजर आ रही हैं, आपको मिलिट्री में माशाल्लाह बहुत नजर आ जी रही जी हैं। जी बिल्कुल जस्ट नेम अ फील्ड। बिल्कुल। बट पहला एक दौर था से आज के, अगर हम 70-80 की दहाई में चले जाएं तो मेजॉरिटी आपको सिर्फ स्कूल टीचर्स ही मिलेंगी। उसके अलावा टेक्सटाइल में अब जो फीमेल क्या मैनेजरियल नहीं, लेवल पे आ देखिए गए आपके आपके खवातीन डिजाइनर्स कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो अब हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि इक्वल रेशियो है, पर पहले के कंपैरिजन में अगर बेहतर आ रहा है तो ये एक ग्रेजुअल चेंज है और बहुत पॉजिटिव चेंज है। सही है मैम, ये पॉइंट भी आ गया। मैम अब जो है ना थोड़ा शिफ्ट करते हैं हम इसको, आपकी जो एक्सपर्टीज है इसकी तरफ हम थोड़ा सा चले गए इधर। मैंने कहा आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये मुझे क्योंकि ये वाला सवाल फेमिनिज्म वाला मैं हर जो है ना तकरीबन गेस्ट से पूछता हूँ, स्पेशली जो फीमेल हूँ, ताकि उनके क्या व्यूज़ हैं पता चले ना मैम हमें भी। बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैम एजुकेशन जो है ना पाकिस्तान में फ्रॉम प्रीवियस 20 to 25 ईयर्स और मोर देन 25 ईयर्स आपके नज़दीक इवॉल्व हुई है या नहीं हुई? है, ये तो अगर हो जाए तो इससे खूबसूरत ही क्या बात हो। मुझे लगता है कि जो एक एजुकेशनल सिस्टम पाकिस्तान डिजर्व करता है वो नहीं है। पता है क्यों? आपके मुल्क में अगर आप बहुत डीपली एक ऑब्जर्वेशन रखते हैं तो 3 डिवाइड्स हैं एजुकेशनल। आपका एक वो तबका है जो उर्दू मीडियम तबका, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर आप पढ़ा कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं खिलाफ किसी भी तबके के नहीं हूँ, सही सही frankly, सही। ठीक है। एक वो मीडियोकर तबका है जो इन दोनों का ब्लेंड है, और एक आपका एलीट तबका है जो किसी को नजदीक नहीं आना चाहता। देखें मेरी बात सुने, उसका रीजन ये है कि उन तीनों की एजुकेशनल शिफ्ट्स बहुत फर्क है। तालीमी मौके फर्क है, पढ़ाई के तरीके फर्क हैं, उनके सिलेबस फर्क है, उनकी जनरेशन को उस तरह से बड़ा किया जाता है कि आने वाले 20 सालों के बाद बड़ा मुश्किल लगता है इन तीन का आपस में कोलैबोरेशन के साथ काम करना, क्योंकि एक मखलूक आप वो बड़ी कर रहे हैं जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में है, एक बेचारी वो जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में है, और एक वो जो बिल्कुल कंफ्यूज है, और एक और भी बड़ी मजेदार मखलूक है। कौन सी? वो है आधा तीतर आधा बटेर, ठीक है। देखें मुझे बड़ी हैरत होती है कि हमारे मैं खुद
जिस तरह से मैंने बताया, मैं खुद एक कॉन्वेंट में बड़ी हुई हूँ, हम्म मेरी परवरिश अंग्रेज खवातीन के हाथों हुई हुई है, हम्म पर मुझसे मेरा कल्चर नहीं लिया गया। सही। ठीक है, मुझे हैरत होती है उन इदारों के ऊपर जो इदारे पाकिस्तानी, हम्म उनके मालकान पाकिस्तानी, उनमें पढ़ने वाली अवाम पाकिस्तानी, पर सिर्फ एक चीज़ का फुकदान है, वो ये कि उस पाकिस्तानी इदारे में जहाँ पे पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले और चलाने वाले तीनों पाकिस्तानी या पाकिस्तानियत नहीं है। सही है। ठीक है, और उनको उस तरह से बड़ा किया जाता है, और वो अगेन एक वो वाली लॉर्ड जो आपकी से हर मामले के अंदर बड़ी बेहतरीन होके अच्छी तैयार होती भी है, तो वो लॉट आपकी ब्रेन ड्रेन का शिकार है। ये बहुत बड़ा एक इशू है। आपके पास अब बेहतरीन कौन सा बच्चा रह जाएगा? सो उस पे बहुत बड़ा साथ हमारे गवर्नमेंट सेक्टर को भी देना चाहिए। अगर हमारी गवर्नमेंट काम करे इस चीज के ऊपर, आप रातों रात इन 3 सिस्टम्स के बीच में इतने इतने बड़े गैप्स कम नहीं कर सकते। आप क्यूरिकुलम्स चेंज नहीं कर सकते। आप आहिस्ता आहिस्ता से, अगर आप ट्रेन्ड टीचर्स करते हैं, तो आप वो टीचिंग मेथोडोलॉजीज जो आपके टॉप नॉच स्कूल्स में हैं, अगर वो टीचिंग मेथोडोलॉजीज आप गवर्नमेंट और सेमी प्राइवेट में असातिज़ा को सिखा देते हैं, तो समहाउ एक स्लाइड शिफ्ट आना शुरू होगा। हम लोगों को बेसिकली उन गैप्स को ब्रिजिंग करने की जरूरत है, इस चीज को जहन में रखते हुए कि वो बच्चे जो आज इस मीडियम पे पढ़ रहे हैं, वो 20 साल के बाद नौजवान होंगे और उन्हीं को एक ही स्कूल ऑफ थॉट के साथ इस मुल्क को लेके चलना। तो आपने बात की, जो ये सवाल मैं पूछना भी चाह रहा था, आपने उसका पहले जवाब दे दिया कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में 3 डिवीजन्स हैं, जो कि आपने नाम दिया और मेरा था भी इसी के हवाले से, और उसको आपने कहा जी कि इस गैप को हमें वाइडन होने की बजाय हमें इसको कम करना चाहिए, और ये गवर्नमेंट लेवल तक जो है ना इसको, इसके ऊपर अगर एफर्ट्स की जाए तो ये कम हो जाएंगी। अब सवाल में ये पैदा होता है कि ये जो इलीट है, इलीट तबका है, ये जितने भी हमारी पॉलिसी मेकर्स हैं, जो भी सारा कुछ है, जो कि हमारे मतलब है समझे कि हमारे हर अच्छे बुरे की जो ऊपर से पॉलिसियाँ बनती हैं, सारी इनके हाथ में है। तो आप क्या समझती हैं कि ये इस चीज़ को होने देंगे? क्योंकि हमारे इससे पहले हुआ भी है कि वक्त वन जो है ना वो सिंगल कैरिकुलम। उसका देखिए क्या मेरी बना बात सुने, पॉलिसीज इस मुल्क में हर 4 दिन के बाद बनती है, राइट? अच्छा जी, कोई महीने 2 महीने के लिए इम्प्लीमेंट होने की नाकाम कोशिश भी होती है। मसला पता है कहाँ पे आता है? मसला आता है कि पॉलिसी मेकिंग हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, और उसके बाद उस इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग हो। सही है, ऐसे ही है बिल्कुल। सो जैसे इस तरह एक ऐसी मिसाल है कि जैसे आपका एक घर चल रहा है, अम्मा ने एक रूल बना लिया कि बेटा रात को 9 बजे के बाद कोई घर नहीं आएगा, बता दिया, बच्चे ने सुन लिया, एक दिन बच्चे ने कर लिया, अब माँ की मॉनिटरिंग नहीं है, ठीक है, अगले दिन या 4 दिन के बाद क्या होगा? वो अल्फाज, वो असूल वहां पे ही खत्म हो जाए। सेम गोज विद द पॉलिसी वी मेक। It's not about just making the policy. And then it's about training the people from the core level to the bottom line. आपको वो ट्रेनर्स आपको बहुत से मिलेंगे, बट क्या उन ट्रेनर्स को आप पोटेंशियली यूज कर रहे हैं? सही है। ट्रेनर्स के होने का भी कोई फायदा नहीं है अगर उनका फायदा उन असातिज़ा को ना मिले। ठीक है, अगर हमारे इदारे अपने टीचर्स में इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है कि उनको वो लर्निंग टेक्निक्स और मेथोडोलॉजीज सिखाई जाए, एंड देन मॉनिटर किया जाए कि क्या वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं एजुकेशनल सिस्टम के अंदर, तो क्यों नहीं हमें चेंज नजर आएगा हमारी आने वाली नस्ल में? ठीक है मैम, क्वेश्चन जो है वो ये है कि मैम आपको एक अथॉरिटी दी गई है कि यू हैव टू डू दिस, आपने कहना है जी, आपको कहा गया कि ये गिलास उठा के उधर रखें, बट दिस इज अगेंस्ट योर इंटरेस्ट। तो जब आपके अगेंस्ट है इंटरेस्ट के, तो आप क्यों इसको उठा के उधर रखेंगे? यही काम है जब इलीट क्लास है, इलीट क्लास के अगेंस्ट है कि जी वो नहीं चाहते कि हमारा जो है ना ये जो हमारी हम सुपीरियर नजर आए, जिस तरह आपने पहले कहा हम सुपीरियर नजर आए। उसमें एक और बात ये है, देखिए
सुपीरियर पता है कौन कब बनता है? हम्म, जब सामने वाला इंफीरियर बनता है और इंफीरियर रहना चाहता है। सही है। मतलब हमें फिर कितने इनकलाब। परसेंट क्लास है? कितने, एक मिनट, आप अगर पिक करते हैं एलीट क्लास, हम्म, या अकॉर्डिंग टू यू द सुपीरियर क्लास, राइट, या जी। अकॉर्डिंग टू द जनरल पर्सपेक्टिव, हार्डली 15% भी नहीं होगी। हाँ, ठीक है, सही कह रही है। 85% क्लास कौन सी है आपकी? हमारी यही है जो इससे क्या हम पीछे। आवाज उठाते हैं अपने हक के नहीं लिए? नहीं नहीं नहीं, सही बात है, नहीं उठाता। तो भाई देखिए, दुनिया तो वो है कि बच्चा भी रोता है तो माँ दूध पिलाती है, बच्चा रोएगा ही नहीं तो सगी माँ भी दूध नहीं पिलाएगी। सही है। आप कहते हैं कि ऊपर वाला बंदा आपको राइट्स देता नहीं है, भाई आप अपने राइट्स मांगते नहीं है। सही। क्या आप अपने लिए अल्फाज उठाते हैं? सही बात है। नहीं। नहीं उठाते हम, तो नहीं जब उठाते। आपने खुद सरेंडर किया हुआ है अपने हकूक के ऊपर, तो सामने वाला बंदा अपनी लाठी क्यों नहीं चलाएगा? मतलब हमें इनकलाब की जरूरत है। और इनकलाब वो नहीं होता कि आप देखें, आपको मैं एक बड़ी अच्छी मिसाल दूं, यहाँ पे तुर्की वो मुल्क था जो 70 की दहाई में पाकिस्तान से कर्जा लेता था। आज तुर्क कहाँ पे है? सही बात है। वो रेवोल्यूशन लेके आए और वो सिर्फ एकेडमिया से लेके। सही बात है। देखें क्यों अल्फाज दिए नेपोलियन ने कि आप मुझे एक पढ़ी लिखी माँ दे दे, मैं पढ़ा लिखा मुआशरा दे दूंगा। सो मुआशरे के इंटेलेक्ट को स्ट्रांग होने की जरूरत है। सही है। सही बात है। और तालीम का मकसद कतई तौर पे ये नहीं है कि मैंने इतनी डिग्री ले ली है। नहीं। तो आप कहते हैं पाकिस्तान में लोग बड़े बुरे हालात में चल रहे हैं। पाकिस्तान में एक वो बच्चा जो इवन एमफिल भी है, जब आप उसको बिठाते हैं और आप उसको पूछते हैं कि बेटा क्या आपको आपके सिविल राइट्स के बारे में पता है, इज ही वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज सिविल राइट्स? नॉट एट ऑल, 0%। यस। तो फिर तालीम याफ्ता होने का आपको क्या बेनिफिट है? ठीक है मैम, ये पॉइंट आपका आ गया। मैम अभी एक बड़ा दिलचस्प शुरू हुआ है, डिस्कशन भी हो रही थी इस बारे में। मैं आप जो है ना अपने अपने बाद में बताया भी, अपनी इंट्रोडक्शन भी हमने दिया कि आप ट्रेनर हैं और आप जो ट्रेनिंग देती हैं वो आप इंग्लिश भी उसमें शामिल है। हाँ जी, तो अब मेरा सवाल जो है ना वो ये है, सवाल मैं आपसे वो सवाल नहीं पूछूंगा जो कि आपसे पूछा जाता है। मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप कहती हैं जी कि हमारे यहाँ, जिस तरह आपने पहले भी बात की कि हमारे यहाँ जो इंग्लिश है जहाँ पे, और ये हकीकत भी ऐसे ही कह रही हैं, जिसको इंग्लिश आती है तो उसके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑल दैट सारा कुछ। तो जो हमारा जो हमारी उर्दू ज़बान है, डू यू थिंक कि ये लैक करती है, वुसअत नहीं है इसके अंदर, इन डेप्थ वो चीज़ नहीं है कि उसको इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाया जा सके? मैं उसकी आपको एग्जांपल भी दूंगा कि हम कहते हैं जी कि इंग्लिश हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गई है। तो अगर इसकी मिसाल ली जाए तो आप देख लें कि जितने यूरोपियन मोस्टली कंट्रीज़ जो है ना अपने ही आप अगर फ्रांस में चली जाएँ तो फ्रेंच को प्रमोट करते हैं, सारा कुछ फ्रेंच में करते हैं। अच्छा, अगर आप इटली में चली जाए तो इटालियन बोलते हैं, चाइना में चली जाए चाइनीज़ बोलते हैं, सब कुछ मतलब उनका एजुकेशन से लेकर एक्सपोर्ट फॉरेन लैंग्वेज तक। और अगर आप रशिया चले जाएँ तो रशियन बोलते हैं। तो ये हमारे पास सामने ये एग्जांपल है ना बहुत सारी दुनिया की, एक मैं खाली नहीं दे रहा इस वजह से। तो क्या आप समझते हैं कि हमारी उर्दू ये लैक करती है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें बेइंतहा ज़रूरत है टू लर्न इंग्लिश? देखिए मेरी बात सुनिए, जहाँ तक बात आती है ना कि अंग्रेज़ी बोलने की या सीखने की ज़रूरत है, राइट, वो हमें बेशक है। अब जैसे जिन जिन ममालिक की आपने मिसाल दी है ना, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे अंग्रेज़ी इस्तेमाल ही नहीं होती या वो लोग अंग्रेज़ी जानते ही नहीं है कतई तौर पर। लेकिन मैं कंपैरेटिवली बहुत कम। मेरी बात सुनिए, नहीं नहीं, देखें, जिस लेवल के ऊपर के लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, दे आर हाईली अवेयर and known about this language, पर they respect their language, सही है, right? मैं आपको पाकिस्तान के अंदर से एक मिसाल देती हूँ। आपने कभी किसी पश्तून को किसी दूसरे पश्तून से किसी और जुबान में बोलते नहीं, बिल्कुल कभी भी नहीं। ये तो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। और ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया के किसी खत्ते में खड़ा कर दें। हाँ, वो इसका क्या मतलब है? उसको अंग्रेजी नहीं आती है, उसको उर्दू नहीं आती? आती है, आती है, बिल्कुल। ठीक है। मैं आपको दूसरी एक एग्जांपल दूंगी। आप तो कह रहे हैं ना कि उर्दू इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन उसने वो रिस्पेक्ट नहीं पाई। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि क्या आप मुझे उस एक जुबान का बता सकते हैं जो एक कल्चरल लैंग्वेज है लेकिन आज वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है? कल्चरल लैंग्वेज इंटरनेशनल अरेबिक हो सकती है। नहीं, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है।
अरबिक, ये चाइनीज हो, अरेबिक, चाइनीज हो गया, चाइनीज भी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ले लें अब, नहीं, वो कल्चरल लैंग्वेज है कल्चरल लैंग्वेज है। जिसको अच्छा इतना प्रमोट किया गया कि आज वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा ले रही है, हालांकि वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है। नहीं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। कौन सी है मैम, हमें भी जरा। पंजाबी। अच्छा, तो ये आप रीजनल वर्ल्ड लैंग्वेजेस निकालें है ना, हम्म। इंटरनेशनल लैंग्वेजेस निकालें, तो उसमें आपको पंजाबी नजर आएगी। लैंग्वेज। अब वो किसी मुल्क की नेशनल जुबान नहीं है, इट इजंट द नेशनल लैंग्वेज ऑफ एनी कंट्री, हाँ जी, रीजनल लैंग्वेज है। रीजनल लैंग्वेज है, कल्चरल लैंग्वेज है, राइट। ये क्यों इंटरनेशनल लैंग्वेज बनी? द क्रेडिट गोज टू द इंडियन सिख कम्युनिटी, they respected their language and they took it to that level कि वो international language। आज आपका स्टूडेंट जब बाहर जाता है ना, तो उनको लैंग्वेज पे पॉइंट्स मिलते हैं। हमारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता, वो अंग्रेजी उर्दू देते हैं कि वो पंजाबी भी अगर लिखेंगे तो उनको एक इंटरनेशनल लैंग्वेज का पॉइंट मिलेगा। सही है। सो मुद्दा ये है भाई कि क्या हम खुद प्राउड हैं अपनी जुबान से? नहीं। सही है। देखिए, मैं आपको, अगर मेरा एम्फेसिस इस चीज पे होता है ना कि आप अंग्रेजी सीखें, इसका कतई तौर पे मतलब नहीं है कि आप अपनी जुबान को रिस्पेक्ट ना करें। मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, मैं मुकम्मल तौर से उर्दू पे बात कर रही हूँ, ठीक हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। सही बात। और हम अंग्रेजी को एक स्टेटस सिंबल बना के क्यों सीखें भाई? देखें, more than 65 countries in the world use English as their official language। आप स्पेन जाते हैं, स्पेनिश यूजुअली अंग्रेजी नहीं बोलते, हाँ जी। ऐसे ही है। आपको उसको उर्दू नहीं आती, हाँ जी। आपको स्पेनिश नहीं आती। अब दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएंगे, आप किसी भी गोरे से मदद मांगने की कोशिश करेंगे, आप कौन सी जुबान बोलेंगे? इंग्लिश डेफिनेटली। क्यों? इंटरनेशनल लैंग्वेज। क्यों? इंटरनेशनल लैंग्वेज होता है। देखें, इसलिए कि ये आसान जुबान है। अच्छा। ये दुनिया के हर खित्ते में बोली और समझी जाती है। इसकी बड़ी सादी से एक मिसाल देती हूँ। इंटरनेशनल लैंग्वेज और इजीली इनकॉर्पोरेटिंग लैंग्वेज इसलिए कि आसान है। ठीक हो गया। इसकी मिसाल आप ले लें, आपके घर में एक काम वाली आती है, हर घर में आती है, तकरीबन यूजुअली अनपढ़ होती हैं। आप उसको ये कह देना कि रजिया कल मेरे घर मेहमान आने ने पुत्र ते टाइम नाल आ जाए। आगे से कहती है, बाजी कल ते मैं अम्मी दे घर जाना है, मेरे को टाइम नहीं हैगा, मैं कल बड़ी बिजी हाँ। अब उसके इस जवाब में आपने अंग्रेजी के दो अल्फाज देखे, क्या? बिजी और टाइम। क्या उसको ये अल्फाज सिखाए हैं किसी ने? नहीं, किसी ने सिखाए हैं? क्या वो पढ़ी लिखी है? नहीं। रजिया को अंग्रेजी का लिखने को बोल देना तो अंग्रेजी ENGLISH नहीं लिख सकती। अब उसने वो दो अल्फाज इस्तेमाल किए और उसने उनको सही जगह पर इनकॉर्पोरेट किया। सो दैट शोज दैट इट्स द इजीएस्ट लैंग्वेज। सही है। हमारे यहाँ मसला क्या है कि हमारे अगर अंग्रेजी के ऊपर बच्चों के हाथ तंग है ना, कि उनको अंग्रेजी एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया गया पूरी जिंदगी, ऐसा लैंग्वेज नहीं पढ़ाया गया। ठीक है। जिस दिन इस मुल्क में अंग्रेजी ऐसा लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और अंग्रेजी में पढ़ाई जाएगी जैसे उर्दू में पढ़ाई जाती है, मैंने आपका सुना ये वाला, तो बच्चों को कभी परेशानी नहीं होगी। सही कह रहे हैं। हम जब तक अपने बच्चों को ये नहीं सिखाना छोड़ेंगे ना कि बेटा व्हाट इज योर नेम का मतलब है आपका नाम क्या है, तो बच्चा आपका नाम क्या है पे ही फोकस करेगा, वो प्रोसेस करेगा। जैसे क्या बताना चाहिए व्हाट इज योर नेम का? देखिए मेरी बात सुने, से आपका बच्चा उर्दू में है, आप उर्दू की क्लास में आते हैं, आपके पास कोई फॉरेनर बच्चा भी है, आप उसको उर्दू में सिखाते हैं। ठीक हो गया। बच्चे को कोई भी जुबान, चाहे वो अंग्रेजी है चाहे वो दुनिया की कोई भी है, एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू सिखाएं। सही है। हमारे यहाँ अंग्रेजी सिखाना स्टार्ट करते हैं, बेटा ए लिखें, whereas the natural way of learning is this, that the child listens first, सही है, then he speaks,
देन ही रीड्स एंड देन ही राइट्स। ठीक है। ठीक है, देखिए नेचुरली एक बच्चा 3 साल की उम्र में मीनिंगफुल वर्ड्स बोलना स्टार्ट करता है, एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, ऐसे ही है। तो 3 साल तक और पैदाइश से पहले वो बच्चा सिर्फ सुनने के प्रोसेस में है। उसने अपनी जिंदगी के 2.5 साल 3 साल सिर्फ उर्दू जुबान सुनी, फिर वो बोलना स्टार्ट। जब 3 साल की उम्र में उसके बोलने की फ्लुएंसी स्ट्रांग हो जाती है, फिर आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो वो पढ़ना शुरू करता है। सही। और आखिर में लिखता है। ये है नेचुरल तरीका। ठीक है। कोई भी काम जब आप नेचर के अगेंस्ट करेंगे आप उसको कामयाबी के साथ नहीं कर सकते। अगर हम इस जुबान के ऊपर भी आते हैं तो हम बच्चों को कहाँ से स्टार्ट करवाते हैं? लिखने से। तो ये तो आखिरी मरहला है। सही है, हम रिवर्स जा रहे होते हैं। हम रिवर्स जाएंगे। जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन के ऊपर जाएंगे तो हम कभी भी चाहे कोई भी और जुबान उसमें महारत नहीं ले पाएंगे। हाँ, जरूरी हमें क्यों है इस जुबान के ऊपर अपने आप को स्ट्रांग करना? ये सेकंड हाईएस्ट लैंग्वेज है। ठीक है, 1.5 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड यूज इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। 65 कंट्रीज का ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, आप कोई भी इंटरनेशनल जर्नल्स पढ़ते हैं, वर्ल्ड में 85% जर्नल्स जो पब्लिश होते हैं पूरी दुनिया के, वो अंग्रेजी में है। आप रिसर्चेस निकाल लें, ठीक है जी, अबाउट 65% आपका जो वेबसाइट कंटेंट है पूरी दुनिया का वो अंग्रेजी पे है। आप कैसे अपने आप को इससे हटा सकते? ठीक है, सही है। आप लॉजिक्स में आए ना। बिल्कुल अपनी जुबान को अहमियत दे, बेशक दे। अब मुझे बताएं भाई कि एक जापान के अंदर आपकी सोच है, चाइना के अंदर जितनी कमाई अंग्रेजी सिखाने वाले की है किसी और एजुकेशनल डिपार्टमेंट में नहीं है। सही है। क्यों? उनको पता है कि भाई हमने बोलना नहीं है, हमने अपनी जुबान की अहमियत नहीं छोड़नी, पर काम वो भी बेचारे पूरा अंग्रेजी में कर रहे हैं। ठीक है, सही सही। हमारा एक बहुत बड़ा जो इशू है वो ये कि हमारे यहाँ जो टीचर है उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती। दो बातें यहाँ पे मैं आपसे जो है ना आपका पॉइंट लेना चाहूँगा। एक बात तो ये है कि आप, क्योंकि आप बड़े बड़े ब्रांड्स में बड़ी बड़ी जगहों पे आप मैनेजरियल लेवल पे काम कर चुकी हैं, तो ये मैनेजरियल लेवल पे बातें रहती हैं। टीचर ट्रेनिंग को असल में इम्प्लीमेंटेशन करना वो आजकल के हमारे जो इसमें है ना वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जितने भी टीचर उनमें से हार्डली 5% भी ऐसे नहीं होंगे जो कि प्रॉपर ट्रेन टीचर हों। तो इसकी अहमियत है ही है। दूसरी बात ये कि ये जो मैनेजर लेवल के ऊपर है ये इस चीज़ को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते। ये क्या वजह है कि हमारे जो मोस्टली हैं वो। मैं ना आपका जब आपने पॉलिसी मेकिंग के ऊपर बात की थी ना, तो मैं उसी सिचुएशन में इस पॉइंट को भी लेके आके आपकी इस बात का एक जवाब दे चुकी हुई हूँ कि इट्स नॉट अबाउट, अगर ट्रेनिंग्स भी होती हैं, आप एक पॉलिसी डिजाइन करते हैं साल की शुरुआत में एक इंस्टेंट डिजाइन करते हैं कि जी हम अपने टीचर्स के लिए इतने इतने ट्रेनर्स को बुलाएंगे, हम ट्रेनिंग्स दिलवाएंगे। ये मैं पाकिस्तान के बेहतरीन इदारों की बात कर रही हूँ। ठीक हो गया। अब वो इदारे क्यों ये नोशन लेके फिर रहे होते हैं कि हमारा टीचर ट्रेंड है, उसका रीजन पता है क्या होता है? वो सिर्फ ट्रेनिंग दिलवाते नहीं है, वो ट्रेनिंग दिलवाते हैं और उसमें ना सिर्फ टीचर्स बैठते हैं, उनकी मैनेजरियल लेवल के, जैसे उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके वीपीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो मौजूद होते हैं उस ट्रेनिंग के अंदर। राइट। अब जब ट्रेनिंग हो गई, अब वो मेक श्योर करते हैं कि जब टीचर अपना लेसन प्लान डिजाइन करे, ठीक है, तो वो जो टेक्निक्स उसने सीखी हैं वो उनको इनकॉर्पोरेट करे। चाहिए। ठीक हो गया। एंड देन उसकी मॉनिटरिंग होती है लेसन ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। सही है। ठीक है। ठीक है। सो ये मैं आपको एक पूरा पैटर्न बता रही हूँ। अब देखें, प्लानिंग हुई, एग्जीक्यूशन हुई, इम्प्लीमेंटेशन हुई और फिर मॉनिटरिंग हुई, चेकिंग भी हो गई। सही है। ठीक हो गया। टीचर सीख गया। देखें, अब वो टीचर अपने आप को कह सकते हैं कि मैं एक ट्रेंड टीचर हूँ। सही है। अब जब आप आते हैं ना अपने डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर, ठीक है जी, उनका पहला कंसर्न क्या होता है? मैम खर्चे पहले पूरे नहीं हो रहे, ट्रेनर कहाँ से पूरा करे? सही है। आप लोग महंगे भी बहुत है। नहीं, हम महंगे नहीं है, ईमान से हम महंगे नहीं है।
ठीक है, अच्छा। देखिए मेरी बात सुने, हम्म, आपने अगर लॉन्ग टर्म में बिजनेस अप्रोच के ऊपर भी देखना है तो अगर आप एक अच्छा ट्रेन टीचर देंगे ऑटोमेटिकली आपका स्कूल का रिजल्ट बेहतरीन बनेगा। बिल्कुल। बच्चा अच्छा सीखेगा, बच्चा अच्छा रिजल्ट बनाएगा, अच्छा रिजल्ट बनाएगा, आपके पास अगले साल एडमिशन बेहतरीन आएगा। सो आप लॉस सिचुएशन में नहीं, अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हैं। ठीक है। देखें, मेजॉरिटी ऑफ स्कूल ओनर्स जो अभी स्कूल लेके चल रहे हैं वो एक बिजनेस माइंडसेट के साथ लेके चल ऑब्वियसली रहे हैं, ऑब्वियसली मैम, ये ठीक तो है। बहुत बड़ा बिजनेस सेक्टर और है। उनकी हर साल की एक भूख क्या होती है कि एडमिशंस नहीं आ रहे, एडमिशंस आए, राइट। देखें, आप चंद एक नाम जिनको अपार्ट फ्रॉम मल्टीपल थॉट्स जो मेरी उन ऑर्गेनाइजेशंस को हैं उनको लेकर, बीकन हाउस क्यों है, एलजीएस क्यों है, क्या एलजीएस को कभी या ऐसे स्कूल्स को कभी ये परेशानी हुई है कि हमारे पास से एडमिशन चला जाएगा? वो अपने टीचर्स में इन्वेस्ट करते हैं। सही बात है। तो वो फिर उससे जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो एडमिशन की फॉर्म में रेवेन्यू उनके पास आता है, सही बात है। ठीक है। सो आप अपने टीचर को जब तक ट्रेंड नहीं करेंगे, ना सिर्फ ट्रेंड करें, प्लीज ट्रेनिंग्स रखवाएं, उनको ट्रेन करें, उनसे प्लानिंग्स के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करवाएं और फिर स्ट्रांगली मॉनिटर करें। जब तक आप इस पैटर्न के ऊपर एजुकेशनल सिस्टम को नहीं लेके आएंगे, आप कभी इस माशरे में तरक्की नहीं पा सकते। सही है। अच्छा मैम, यहीं से एक है ना टीचरों की ट्रेनिंग के बारे में, हमने टीचरों के ऊपर मतलब ऐसा समझ लें कि हमने अच्छी खासी हर जगह पे, हर हमारे पॉडकास्ट में इस चीज़ के ऊपर जोर दिया जाता है और क्रिटिसिज्म भी होता है कि हमारे यहाँ जो टीचर तबका है उसको ट्रेन होना चाहिए ताकि वो एक सिर्फ ट्रेंड नहीं होना चाहिए, वेल ट्रेंड होने के बाद well, उनको स्ट्रिक्टली मॉनिटर भी होना हाँ चाहिए। जी, चले ये बात होगी। अब मैम हम ज़रा उस चीज़ को, ये जो पिसा हुआ तबका हमारे टीचरों का, इनको भी ज़रा बात कर लें। हमारे जो टॉप रेटेड स्कूल हैं इनको छोड़ के बाकी जितने, हम देखें, हमें जो है ना बात करनी चाहिए जो ज़्यादा हमारा मेजॉरिटी तबका है उसमें जो है ना ये छोटे जो टीचर लेवल पे आ जाते हैं। अगर हम 2-4 बड़े-बड़े ब्रांड्स के नाम निकाल दें, हटा सिटी दें, और बिल्कुल हाँ, सही है। तो छोटा ज़्यादा तबका इसी पे है। मेजॉरिटी इसमें हमारे स्कूल, हमारे टीचर्स की कोई एसोसिएशन नहीं बनी हुई और हमारे यहाँ इनकी जो सैलरीज हैं वो ऐसे समझेंगे ना होने के बराबर होती हैं कंपैरेटिवली। क्या, अब आप किसी भी लिहाज से आप जाके मार्केट में पूछें कि एक जनरल जो है ना, आपकी सोच है कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एक टीचर की तनख्वाह कितनी है? गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं कर रहा मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। हाँ, प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर की बात, गवर्नमेंट सेक्टर की तो बात हम वो इस वजह से नहीं करते कि वो तो हमारी जो है ना हर चीज़ से बहुत आगे हैं। हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, इनकी नहीं बनती। और जितने भी हमारे, एक स्कूल खोलता है कोई भी एक बिजनेस पर्सन, अगले साल वो 2 खोल लेता है, 4 खोल लेता है, वो खुद बढ़ता चला जाता है। उनके टीचर जो है ना वो उनको जो है ना पीछे से पीछे होते रह जाते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर लेवल के ऊपर बात क्यों नहीं होती, इस चीज़ को क्यों आगे नहीं लेकर आया जाता कि प्राइवेट जो टीचर्स हैं उनके जो है ना प्रॉपर एक हैंडसम अमाउंट या कोई प्रॉपर फिक्स एक जो है ना अमाउंट रख दी जाए। उसके ऊपर कौन बात करेगा और किस तरीके से इस चीज़ देखें, को। अगर ये वाले स्कूल्स भी चंद एक, अब तो जिस तरह से ट्रेनर्स बहुत हैं, इसी तरह से टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बहुत हैं, ठीक है। वहाँ पे प्रॉपर सर्टिफिकेशंस होती हैं, डिप्लोमास होते हैं। टीचर्स को अगर एक अच्छी गाइडेंस दी जाए, ठीक है, टीचर से अगर 50% अपनी तरफ से कोशिश करे, 50% ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करे, टीचर को भी ये समझाया जाए कि अगर आप अपने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं एकेडमिकली या प्रोफेशनली, ठीक है, तो वो आपको भी एक स्ट्रॉन्गर एज देगा, तो आपके बेनिफिट में, और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होगा। सो ये चीज पे अभी बहुत काम करने की जरूरत है, ठीक है। और बात ऐसी नहीं है कि हमारे सेक्टर के अंदर लोग जानते नहीं है, पर चंद को हैं जो जानते भी हैं। ना जानना और ना करना चाहना एक अलग बात है। सही बात है मैम। They are not ignorant, they are well aware, but the point is that are they willing to do so? तो फिर तो बात वही आती है ना जी कि कामयाब वो होता है जो कामयाब होना चाहता है। सही है। लेकिन मैम सवाल जो था वो ये था कि इनकी सैलरीज जो है बहुत कम होती हैं। इस चीज़ को जो है ना आप लोग आप ट्रेनिंग देती हैं, आप मैनेजरियल लेवल पे जाती हैं, तो इस जो इशू है इसको कौन हाईलाइट करेगा? जो टीचर ग्रो करेगा ना प्रोफेशनली,
डेफिनेटली उसकी सैलरी में खुद ब खुद एक राइज आएगा, क्योंकि उसका काम वो बोलता सबूत होगा उस चीज का कि वो क्या डिजर्व करता हम्म 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 है, और वो ऑब्वियसली हाई होंगी, सही है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम्म हम्म अगर आप प्रोफेशनल ग्रूमिंग पे काम करते हैं हम्म तो आपको वही मिलेगा जो आप डिजर्व करते ठीक है मैम, आपकी बात मतलब अगर आपने एक जो वेल ट्रेंड टीचर है उसकी ऑटोमेटिकली उसको उसका आउटपुट मिलेगा हैं, बजाय इसके। डेफिनेटली मिलेगा। सही है। तो मैम हम जो है ना कोशिश करेंगे कि इन एक इस अवेयरनेस अवेयरनेस जो है ना जगाई जाए कैंपेन कि हो। भाई आप जो है ना प्रॉपर। अब देखिए पूरी दुनिया में ऐसे है, मैं यूएई से भी होके आया हूँ, वहाँ पे जब तक टीचर सर्टिफिकेट नहीं होता, टीचिंग सर्टिफिकेट, आप किसी स्कूल में अप्लाई नहीं कर सकते। वो कहते हैं डिग्री बाद में, पहले टीचिंग सर्टिफिकेट दिखाएं हमें। तो हमारे यहाँ ज़रा उल्टा सिस्टम है, इस चीज़ को कोशिश करेंगे कि हमारे हमारे मीडियम यहाँ से। तो ऐसा सिस्टम है ना जी कि हाँ जी, लड़की ने बीए पास कर लिया, हाँ अब ऐसी वेली बैठी हुई है, कुछ करने को नहीं है, अच्छा हाँ चलो ये जो पास में गली मोहल्ले वाला स्कूल है ना वहाँ पर टीचिंग कर लो। हम्म अब जब लड़की एक चीज, देखिए मेजोरिटी ऑफ टीचर्स, सॉरी मैं यहाँ पे बात आप ये करूँगी, वो पता क्यों नहीं सीखना चाहती, हम्म क्योंकि इस प्रोफेशन में मेजोरिटी उन लोगों की है जो बाई चांस है, बाई चॉइस नहीं। ठीक है, सही कह रही हैं आप, ऐसा ही है बिल्कुल। आपको ग्रोथ की, यू हैव द डिजायर ऑफ ग्रोइंग हम्म in particular field हम्म when you are into that profession by choice. सही है, सही है। ठीक है मैम, टीचर ट्रेनिंग से मैम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपने अभी तो हम प्री डिस्कशन में बात भी हो रही थी, आपने यूएमटी के हवाले से बात की कि आप वहाँ पे गई एंड ऑल दैट। अब जो है ना मैम हमारी जो करंट डिग्रीज वगैरह वो सारा कुछ, अब जो हमारे मार्केट में बात फैली हुई है, जो समझ में आती है, वो कहते हैं जी आप जो है ना बजाय इसके कि आप डिग्रियाँ इकट्ठे करते रहें, आप स्किल बेस्ड चीज़ें सीखें। बेशक। तो आप क्या समझती हैं कि ये ठीक है, या फिर आप ये समझती हैं कि जी हमारी जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो डिग्री एजुकेशन है वो ऑब्सोलीट हो जाएगी? देखिए डिग्री कभी भी ऑब्सोल्यूट नहीं ठीक है। होगी, राइट? डिग्री और स्किल दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम है, मलजूम है। मैम ये डिग्री है थ्योरी, स्किल है प्रैक्टिकल। ठीक है। अब आप समझ रहे हैं कि आपके पास स्किल तो है सर्जरी करने का, पर हम्म आपके पास डिग्री ना हो, हम्म आपने एमबीबीएस किया हुआ नहीं है, हम्म पर आपको पता है कि हाँ प्रैक्टिकली मैं एक पेशेंट की सर्जरी कैसे कर सकता हूँ, आप कर हम्म। सकते हैं, आप रिस्क लेंगे? नहीं कर सकता मैं। ठीक हो गया। लेकिन मैम एक तो मेरी माजूर के बात साथ में सुनिए, जी। skilled base हम्म education that leads to a degree ठीक है। is the ideal thing, ठीक है। right? अब उसके बहुत अच्छे अच्छे तरीके भी आप हो सकते हैं। अब आप डिग्री के साथ साथ स्किल सीख सकते हैं, जैसे आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, आप वर्कशॉप्स कर सकते हैं, आप वॉलंटेरीली सर्विसेज दे सकते हैं। से अगर आप मेडिसिन पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप किसी हॉस्पिटल के अंदर कहें जी कि मैं वॉलंटेरीली सर्विसेज देना चाहता हूँ, पर मुझे इसके बदले में एक एक्सपीरियंस मिल जाए कि ये हमारे हॉस्पिटल में एज अ वॉलंटियर सर्विस देते रहे हैं, ये एक वैल्यू एडिशन बनेगी। बिल्कुल। आपने जो पढ़ा, चाहे फाउंडेशनल लेवल के ऊपर ही आपने उसको प्रैक्टिस किया, आपको इम्प्लीमेंटेशन का चांस मिला। सो डिग्री इन पैरेलल टू द स्किल, ठीक है। जब आप चल रहे हैं तो आप स्किल के अंदर बाय द टाइम यू एंटर इनटू द प्रोफेशन ऑफिशियली, आप जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे। सही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल ठीक है। ठीक है। सो मैं कतई तौर पे ये नहीं कहती कि दिस और दैट, बोथ शेल गो इन पैरेलल। ठीक है मैम, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। एक हमारे यहाँ जो है कि यूथ में एक बहुत एक नेगेटिव वो हो रहा है जी, एक डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। कभी भी नहीं, हाँ जी, कभी भी नहीं। सही। देखें, डिग्री अलोंग विद द स्किल, ठीक है। सिर्फ डिग्री की बेस पे भी आप तरक्की नहीं कर सकते, और सिर्फ स्किल की बेस पे भी आप तरक्की नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया कि एमबीबीएस ने सिर्फ एमबीबीएस की किताबें पढ़ी नहीं है, लेकिन उसने कभी कैंची हाथ में नहीं पकड़ी हुई, तो सर्जरी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, सही बात। और इसी तरह से आप यूट्यूब के ऊपर ऑपरेशन देखते हुए सर्जरी नहीं कर सकते जब तक आप एक ऑथराइज्ड एमबीबीएस डॉक्टर ना हो। सही बात है। सो बोथ इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड। ठीक है। ये बात मैम बहुत ज़बरदस्त होगी मैम। यूनिवर्सिटीज़, इसी से एक चीज़ जो है ना बड़ी आती है बात आजकल, और बहुत ही वायरल ये बात है। अब इसमें कितनी आप क्योंकि इस शोबे से हैं कि जो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जो हमारी आजकल की जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है, उनमें बहुत ही नेगेटिव जो
क्या मैं उसको नाम देना चाह रहा हूँ, कोई अच्छा सा उर्दू में वर्ड बताया नहीं। नेगेटिव जो चीज़ें पैदा होना शुरू हो गई हैं, जिसमें ड्रग्स एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गई, आई हैं रिपोर्ट्स में, आपके सामने भी है, ड्रग्स एडिक्शन हो गई, उसके अलावा मिसगाइडेड हो गए आपके बच्चे। हाँ जी, मिसगाइडेड हो गया, उसके अलावा एलजीबीटी के बड़े मसले आ गए, ये गे और ये जितने भी इश्यूज़ हैं, वो उधर बहुत चलना शुरू हो गए, पार्टियाँ होती हैं और उसमें पता नहीं क्या कुछ हो रहा होता है। तो ये इसको किस तरीके से डिस्करेज किया जाए, और ये हालाँकि ये हमारा पढ़ा लिखा तबका है, अब हम ये तो नहीं कह सकते ये जाहिल है, तो ये इसको किस तरीके से हम मेरी बात सुनिए, जब आपके बच्चे को कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करने को नहीं मिलेगी, नेचुरली इन चीज़ों पे जाएगा। सही है। देखिए, आपके बच्चे के लिए आपके मुल्क में मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट कोई है? नहीं है, कोई मतलब ऐसी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी जिसमें आप अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर सकें, है? ना होने के बराबर। नहीं। बच्चे जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, अगर उसमें देखिए, वेस्ट में आपने एक चीज़ देखी है कि बच्चा जब यूनिवर्सिटी में जाता है, उसको एकेडमिकली काम करने के लिए 20 आवर्स पर वीक मिलते हैं, बिल्कुल। सो उसकी वो वाली जो एनर्जी है ना, मैक्सिमम, ऐसा नहीं है कि वेस्ट में लोग बड़े दूध के धुले हैं, वहां पे ये सब कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ से बहुत ज्यादा हो रहा है। पर से एक एवरेज एक बच्चा वेस्ट में 4 घंटे अपनी पढ़ाई के साथ साथ कंस्ट्रक्टिव कोई काम कर रहा है। क्या हमारे बच्चे ऐसा, हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं? नहीं देते। देखें, से अगर हम मीडिया स्टडीज करवा रहे हैं, एक बच्चा जो मीडिया स्टडीज कर रहा है, सो ऐसा कुछ अगर हम कंस्ट्रक्ट करके दें उनके लिए कि वो अपनी लर्निंग को उन 4 घंटों में इम्प्लीमेंट भी करें और स्लाइटली एक पॉकेट मनी भी बना लें। क्यों? क्योंकि जब वो अपने लिए जनरेट करेंगे ना, तो एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। ठीक है, ठीक हो गया, वो स्किल सीखेंगे, जो स्किल वो सीख रहे हैं वो कनेक्टेड है उनकी पढ़ाई के साथ, राइट? एंड देन जब वो उसको परसू करेंगे इन अ प्रोफेशन, तो वो बड़ा कंस्ट्रक्टिवली एक चेंज लेके आएंगे। हमारी यूथ इन सब खुराफात में इसलिए है कि उनके पास कुछ कंस्ट्रक्टिव करने को नहीं है, हमने उनको कुछ प्रोवाइड ही नहीं किया। सही कह रही हैं। जो बच्चा देखें जी, जो बच्चा आपका ड्रग्स में नहीं है, जो बच्चा पार्टीज में नहीं है, बड़ा अपेरेंटली शरीफ बच्चा है, उसके लिए एंटरटेनमेंट क्या है भाई? यार आ जाओ आज, हाँ एक काम करते हैं, सुशी खाने चलते हैं, यार चलो चाय ढाबे पे आ जाओ, उधर आ जाते हैं। कोई एंटरटेनमेंट आपको नजर आती हो? नहीं आती। सही कह रहे हैं। कुछ भी नहीं है। तो बच्चा कैसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होएगा? सही बात है। देखें, ये तो आप 3 साल के बच्चे को भी बिठाते हैं ना, तो आप उसको अगर किसी भी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में नहीं डालते, तो या तो वो आग में खेलेगा, या वो बिजली की सुराखों में उंगलियां घुसाएगा। कुछ ना कुछ करेगा वो। देखिए, साइंटिफिक रिसर्च तो ये भी, भाई क्यों कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर? सही कह तो जब आप दिमाग को खाली रखेंगे ही नहीं, तो वो कुछ अच्छा करेगा। सही बात है। इसी से मैम रिलेटेड एक नई जो है ना, एक हमारे यहाँ बड़ा इशू आपने शायद नोट भी किया होगा, जैसे कि हमारा साल एंड होता है मैट्रिक एग्जाम का, इंटर का, तो शायद आप, क्योंकि उस तरह के जो है ना एलीट क्लास में ये चीज़ ना होती है, लेकिन यहाँ पे तो एक बड़ा इशू हो गया है कि जैसे अब मैट्रिक एग्जाम ख़त्म होगा तो एक जो है ना स्कूलों में पार्टी, वो होली के नाम पे सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, रंग फेंके जाते हैं, और इस दफ़ा तो ये भी देखने में आया है इवन के सिटी के बच्चे, वो फायरिंग तक हुई है। तो इस लेवल तक जो है ना ये अब देखिए, आपके स्कूल्स के प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए, आपके बच्चों को डिफाइंड होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, जो करेंगे स्कूल प्रेमिसेस में करेंगे। ठीक है, तो मैम स्कूल प्रेमिसेस में ये होली करना क्या ठीक है? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, होली खेलना से, आप अगर होली के उस पर नहीं भी लेते हैं, तो मुझे याद है कि हम छोटे होते थे जब, होली का कॉन्सेप्ट भी हमें नहीं पता होता। आपने भी अपना बचपन निकाला होगा, तो आपको क्या याद है कि जब आपका लास्ट डे ऑफ स्कूल था, तो आपकी सफेद शर्ट जो अम्मा ने बड़ी मोहब्बत के साथ धो के दी थी, जो वैसी सफेद वापस आई थी। हाँ वो तो है, बिल्कुल है, वो तो हम जो है ना, और so, नहीं तो खुद ही फाड़ देते। मेरे लिए एंटरटेनमेंट का मतलब ये कि एज लॉन्ग एज इट्स नॉट हर्टिंग एनीबडी and it's not disturbing anybody, and it's not exceeding any social limitation, तो it's accepted सही है कि भाई वो बच्चे म्यूजिक नहीं चला सकते,
खेल नहीं सकते, तो वो बेचारे गरीब एक दूसरे पे रंग भी नहीं फेंक सकते, कोई हम्म। नुकसान नहीं हाँ है। नहीं, लेकिन मैम बट ये इसमें कि हमने एक प्री नोशन ले ली है कि अच्छा जी वो एक दूसरे के ऊपर अगर कलर फेंक रहे हैं तो वो होली है, तो नहीं, वो होली नहीं है। नहीं नहीं मैम, वो मैं आपको इसकी बट वजह से हाँ, एज लॉन्ग एज, अब जैसे आप बात कर रहे हैं कि फायरिंग की, तो भाई वो पहला सवाल ये है कि उन बच्चों की एक्सेस वेपन्स तक आई कहाँ से? घरों में ऑब्वियसली वो तो वहीं तो से शुरू मुआशरे होगा। को एजुकेट करने की जरूरत है ना मेरे भाई। ठीक है, सही कह रही हैं मैम। मैम अभी हम जो है ना तकरीबन आपकी जो एक और आपकी एक्सपर्टीज़ है वो है जी आपकी पेरेंटिंग के ऊपर बात करती हैं। तो हम जो है ना अर्ली पेरेंटिंग के ऊपर अगर हम बात करें, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके जितने भी पिछले पॉडकास्ट हैं या आपके मल्टीपल जगहों पे आपने कहा भी है कि जी ये जो अर्ली पेरेंटिंग है बहुत सारी, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, किस तरीके से हम अर्ली पेरेंटिंग में, अच्छा मैं अगेन जो है ना बात करूंगा, क्योंकि देखें ऊपर जो जितने भी एलीट क्लास हैं वो इस चीज़ को अच्छा खासा समझते भी हैं, एंड दे आर डूइंग इस तरह की एक्टिविटीज़ भी करवा रही हैं, अर्ली पेरेंटिंग भी हो रही है। ये जो हमारा लोअर मिडिल क्लास तबका है या शायद उससे भी नीचे चले जाएँ, तो वहाँ पे ये तकरीबन ना होने के बराबर है। आपको भी आया होगा उसमें, अभी रिसेंटली मेरी एक जगह बात हो रही थी कि गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर भी इसके ऊपर काम हो रहा है कि जी रूरल एरियाज़ में जाकर ऐसे प्रोग्राम शुरू किए जाएँ जिसमें ये पेरेंटिंग के ऊपर जो है वो कुछ उनको लेक्चर दिए जाएँ, बुलाया जाए फीमेल्स को कि ये क्या क्या है। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस किस तरीके से है, और हम स्पेशली ये जो रूट लेवल है इस लेवल तक हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? देखें, जहाँ तक बात है ना पेरेंटिंग की, तो पेरेंटिंग किसी भी क्लास को स्पेसिफाई नहीं करती है, सही है। ठीक है? तो चाहे वो आपकी से अपर मिडिल क्लास, इलीट क्लास तो आप पाकिस्तान के अंदर आप 5% कर लें। हाँ ऐसा ही है, सही। इलीट क्लास वो नहीं है। अगर तो आप इलीट क्लास से आपका मतलब होना कि जी वो जिनका शायद 6 कनाल का घर है या एक अदद फार्म हाउस है, वो इलीट क्लास नहीं हम्म वो क्या है? है। इलीट क्लास आपकी जेट वाली। मैंने कहा ये इलीट एलिट क्लास क्लास, का मतलब कोई और, देखिए मेरी बात सुने। तो वो सुपर एलिट नहीं होगी जेट वाली? नहीं, देखिए अच्छा। मेरी बात सुने। और अगर आपको ये लगता है ना कि पेरेंटिंग के इश्यूज उन क्लासेस में नहीं है, तो ये आपकी खाम ख्याल है। उधर ज्यादा है। बहुत है, ठीक है। बहुत है। मुद्दा ये है कि पेरेंटिंग के मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पेरेंटिंग लर्निंग से आपकी जो वेल नोन पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनको भी ज़रूरत है। जो अननोन है उनको भी ज़रूरत है। गलतियां सब कर रहे हैं, अलग अलग नोयत की कर रहे हैं। सही है। ठीक हो गया। अगर तो आप अकेडेमिया लेके आते हैं तो वहाँ पे पेरेंटिंग काउंसलिंग कैसे है कि अमूमन बच्चा जो कॉन्सेप्ट्स लेके जाता है वो फ़र्क होते हैं, वो उस फ्रेमवर्क के ऊपर उसकी रीइंफोर्समेंट नहीं हो रही होती। या बच्चे का बिहेवियर है, तो बच्चे का बिहेवियर खराब होता है जिसके प्रॉब्लम्स घर से जनरेट हो रहे होते हैं। सही कह रही हूँ। राइट। सो जब मैं पेरेंटिंग की बात करती हूँ तो मैं स्पेसिफाई नहीं करती हूँ कि ये कौन सी क्लास के लिए है। मैं एक जनरलाइज्ड स्पेक्ट्रम के ऊपर ये बात इसलिए कर रही होती हूँ कि एक पेरेंट है, चाहे वो किसी वजीर का बच्चा है तो चाहे वो किसी फकीर का बच्चा ठीक है, ठीक है, सही है मैम। अच्छा मैम, है। इसी इसी पेरेंटिंग में ना एक आजकल जो चीज़ हमारी मुख्तलिफ नशिस्तें में भी उनमें भी बात हुई होती थी कि हमारे यहाँ जो पेरेंटिंग है, जिस पर पेरेंटिंग में एक बहुत बड़ा इफेक्ट है जो सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया में जो हमारे ये जितने भी गैजेट्स वगैरह ये प्रोवाइड करना, ये किस हद तक ठीक है, किस हद तक ठीक नहीं है, इनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज करना अच्छा, चाहिए? अभी मैं आई वाज इन द मिड ऑफ आंसरिंग योर फर्स्ट, इससे पहले वाला पेरेंटिंग का अच्छा। सवाल भी, और ये इन दोनों को मिला के मैं आपको एक कंप्लीट आंसर देना चाहूँगी। एक तो हमारे पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि किस एज में बच्चे की तरबियत कैसे की जाए। ठीक है। और मैं अपने ऑलमोस्ट हर पॉडकास्ट के अंदर एक ये वाला फ्रेमवर्क देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर तरफ मैक्सिमम जगहों पे ये बात जितनी पहुँच सकती है पहुँचे। वो है 7x3। 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 ठीक है। पहले 7 साल आपने बच्चे की पेरेंटिंग कैसे करनी है, उसके अगले 7 साल कैसे करनी है, और उसके अगले 7 साल कैसे करनी है। सही है। जो शुरू के 7 साल बच्चे के हैं 0 to 7, उसमें सिर्फ आपने बच्चे को जो सिखाना है खेल कूद में और प्यार मोहब्बत के साथ सिखाना है। ठीक है। लाड के साथ खेल कूद। 7 साल के बाद आप ये वाली अप्रोच नहीं लेंगे।
7 साल के बाद आपकी अप्रोच होगी उसको सिखाने की और बताने की। ठीक हो गया? सही है। 14 साल तक आप सिर्फ उसको सिखाएंगे और उससे बातचीत करेंगे। और 14 से 21 साल की जो उम्र है उसमें आपने बच्चे को सिर्फ एडवाइस करना है कि बेटा मेरा मशवरा आपको ये है, आगे जाओ आपको बेहतर लगे। ठीक है। और फिर 21 साल तक उसकी पर्सनैलिटी एक बचपन से लेकर जवानी तक की कंप्लीट हो गई। यूजुअली यूनिवर्सिटी का बच्चा आपका 21 साल का आता है ना। उसके बाद पेरेंट्स जरा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लें। बच्चा आपका घर से तब भागता है जब उसकी प्राइवेट स्पेस में बेतुकी नाजायज इन्वेजन होना शुरू हो जाती है उसके वालिदैन की। ठीक है। ठीक है जी। तो बच्चे का फ्रीडम ना कंट्रोल करें, अपने जज्बात को कंट्रोल करें। सही है। जब आप अपने जज्बात को अपने कंट्रोल में रखेंगे तो आपका बच्चा कभी आपके घर से फरार नहीं लेगा। राइट? ठीक है। सो अब आपका सवाल आता है गैजेट्स की तरफ। तो मैं इस चीज को 100% डिस्करेज नहीं करूंगी कि आप बच्चे को गैजेट्स दें, क्योंकि आने वाला दौर गैजेट्स का है। फर्क ये है कि आप उनके लिए एक टाइम लिमिट डिजाइन कर लें। आप मीडियम ऑफ गैजेट डिजाइन कर दें। से इंस्टेड ऑफ टैब, अगर आप बच्चे को एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर एक चीज लगा के देते हैं और उस पर आप एक टाइम डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आप बच्चे को उसी के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज में भी डालें। जैसे एजुकेशन में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना, स्किल विद डिग्री। ठीक है, इसी तरह से बच्चे की परवरिश गैजेट अलोंग विद फिजिकल एक्टिविटीज, राइट, दोनों को लेके चलें। बीइंग पेरेंट एक नजर रखें और फिल्टर रखें कि बच्चा क्या देख रहा है। आप कोशिश करें कि बहुत छोटा बच्चा भी अगर आपका है, इवन तो आपके फिल्टर्स भी हैं, तो आपका बच्चा एक सेंटर ऑफ द हाउस में बैठ के कंजम्पशन करे। ठीक है, ठीक है, आपके नोटिस में हो। समटाइम्स हमारे पास एक इशू आता है जी, बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव, ये पीटता बहुत है, राइट। अब हम यूजुअली बीइंग पेरेंट जब एक फिल्टर लगाते हैं तो हम कहते हैं कि जी बच्चा यूजुअली वो कुछ ना दिखे जो एक एडल्ट कंटेंट आता है। हमारे लिए एक प्रोहिबिटेड कंटेंट सिर्फ वो वाला कंटेंट है पेरेंटिंग के अंदर। अब अगर बच्चा कुछ कार्टून्स के अंदर ही ऐसी चीज देख रहे थे थोड़ी डिप्रेसिंग है, या हम कहते हैं कि जी अम्मा अब्बा तो बड़े सटल नेचर के हैं, घर में कोई ऊंची आवाज में बोलता भी नहीं है, पर ये बहुत लड़ाका है, पता नहीं इसने कहाँ से सीखा, या तो स्कूल में या वो नहीं। स्कूल में तो बच्चे को खेलने का मार्जिन ही हद 45 मिनट मिलता होगा, ऐसे ही है। बिल्कुल। घर के अंदर अगर माहौल इतना अच्छा, तो सवाल पैदा होता है कि वो बच्चा कहाँ से सीख रहा है। अब सवाल ये आता है, इसका जवाब ये है कि जो बच्चा कंटेंट देख रहा है, अगर वो अग्रेसिव कंटेंट है चाहे कार्टून्स में भी, तो अनकॉन्शियस माइंड बच्चे का रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा उस कैरेक्टर को जो उसका फेवरेट कैरेक्टर है, और बच्चा अनकॉन्शियसली उस कैरेक्टर को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देगा अपनी पर्सनैलिटी पे, और वो वैसे बिहेव करना शुरू कर देगा। तो ना सिर्फ कि हम अपने बच्चे को कितनी क्वांटिटी में क्या दे रहे हैं, हमें ये देखना भी जरूरी है कि जो हमारा बच्चा देख रहा है उसके साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस उसकी पर्सनैलिटी पे क्या निकले। सही, ठीक हो गया। और इन केस अगर वो बच्चा कुछ ऐसा कंज्यूम करता है, अब उसकी रेमेडी क्या है, अब मैं आऊंगी सोल्यूशन के ऊपर। तो अगर आप बच्चे को कोई ऐसी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी दे देते हैं जिससे बच्चे की एनर्जी एक्सक्रीट हो, सही, वो, और जितना हाथ इसमें आपके मीडिया का है जो बच्चों के ऐसे बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं, उतना ही हाथ बच्चे की न्यूट्रिशन का भी है। ठीक है, हमारा बच्चा अपने लंच के अंदर प्रोसेस्ड फूड लेके जाता है, ओवरडोज ऑफ चॉकलेट्स उसको मिलती हैं, शुगर रश जब उसमें जाता है, क्योंकि देखिए आपकी बॉडी में जब ग्लूकोज जाएगा ना तो वो आपका एनर्जी स्पाइकर है। अब से एक बच्चे की बॉडी को एनर्जी चाहिए सपोज 40%, आप उसको 140 दे रहे हैं,
अब चूंकि एनर्जी उसके अंदर है, उसने निकालनी है, तो वो हाइपर एक्टिव होगा। सही है। सो उसकी एज के एतबार से कितना ग्लूकोज उसको रिक्वायर्ड है, आपका फूड कंटेंट सिर्फ उतना ग्लूकोज लेके उस बच्चे की तरफ जाए। सो इस बारे में भी हमारी माओ को बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। दे शुड ट्राई टू गिव एज मच हेल्दी फूड टू द चाइल्ड एज दे कैन। सही। माओ से मैम याद आया, हमारे यहाँ जो है ये अर्ली पेरेंटिंग या पेरेंटिंग में बाप का क्या रोल है और किस तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ तो बाप को समझा जाता है कि ये बाहर की एंटिटी है। नहीं, देखें मेरी बात सुने, माँ का जितना रोल माँ का है उतना ही बाप का भी है। सही है। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि हमारे अबाओं के एक सवाल आता है, जी हम तो पूरा दिन होते नहीं है। It's not about the quantity of the time you spend with the time with the child. It's about the quality of the time. ठीक है, यही सवाल So है। बच्चे के साथ अगर आप एक दिन के अंदर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भी इंडिविजुअली अच्छा गुजार लेते हैं तो वो आपकी एक बड़ी अच्छी इनपुट आ जाएगी एज अ फादर। ठीक है मैम, एज अ पेरेंटिंग के ऊपर आप काम करती हैं एंड एज अ ट्रेनर, आप क्या समझती हैं कौन से ऐसे पेरेंटिंग मिथ्स हैं जिनको आप ब्रेक करना चाहती हैं? भाई बहुत से मैं अब्बा हूँ, मैं कमा के लेके आ रहा हूँ, इसके अलावा मैं क्या करूँ, मेरी तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, अम्मा बड़ा करेंगी। एक मिनट हो गई। सही। ऐसे ही है। तो भाई नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़रूरत है और बहुत सी चीज़ों पे आप अपने बच्चे की लाइफ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है जी। एक में थी है कि बच्चा शायद कहीं बाहर से सीख के आया, हमने तो नहीं सिखाया। तो इंटेंशनली कोई भी पेरेंट कुछ खराब नहीं सिखा रहा होता। यू नीड टू वॉच योरसेल्फ। ठीक है। ठीक है। सो एक में थी कि जी हमने तो नहीं सिखाया। नहीं, आपने सिखाया है। सही है। इंटेंशनली नहीं सिखाया, हाँ, नहीं। अनइंटेंशनली सिखाया। ठीक है। कि बच्चा जो ले रहा है वो आपसे सोख कर रहा है, कहीं और से नहीं ले रहा। सही सही। सो ऐसी ही बड़ी बेसिक बेसिक चीजें हैं जिनको ब्रेक करना चाहते हैं। जिन चीज़ों को आपने ब्रेक करना है। या एक और मिथ के से हमारी वो बच्चियां जो हरासमेंट का शिकार होती हैं, हाँ मैं अपने बाबा से ये बात कैसे कर सकती हूँ, बाबा क्या सोचेंगे, मैं मम्मा से ये बात कैसे कर सकती हूँ। सो बेटा, इस कायनात में अगर वो एक आदमी है जो आपकी गोली, आपके हिस्से की गोली अपने सीने पे खाएगा, वो आपका बाप है। ठीक है। ये भी बहुत इंटेंस हमारी हुआ। जितना सिंसियर आपसे आपका बाप होगा, एक मर्द किसी रूप में भी शायद उतना सिंसियर ना हो, पर सिंसेरिटी के एतबार से यू कैन नॉट मैच अ मैन व्हेन ही इज अ फादर, ही इज अ सन, एंड स्पेशली अ फादर ऑफ अ डॉटर। ठीक, सही कह रहे हैं। ठीक है। तो एक ये वाला टैबू हमने ब्रेक करना है कि बच्चियां अपनी हर बात अपने बाप से नहीं कर सकती। बच्चियों को हर बात अपने बाप से करनी चाहिए, जिनको अपेरेंटली हमारे सोशल सर्कल के अंदर वो भी माना जाता है कि नहीं, ये बात बाबा से करने वाली नहीं है। वो एक आदमी बाद में है, तो एक मर्द बाद में है, वो एक बाप पहले। सही सही। और ये प्लीज 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 ये मेरी सजेशन स्पेशली उन फादर्स के लिए जो सिंगल फादर्स हैं, क्योंकि अगर आप ये बैरियर अपने बच्ची के लिए रखेंगे, उसके पास माँ नहीं है और माँ के बाद आपसे सिंसियर उसके लिए कोई भी नहीं है। प्लीज अपनी बच्चियों को अपने बहुत क्लोज करें ताकि वो अपनी हर परेशानी, हर तरह की परेशानी आपसे सबसे पहले डिस्कस करें। ठीक है। हर एक की जो है ना लाइफ में कुछ इंस्पिरेशंस होती हैं। दो बातें मैं हर एक से सवाल से पूछता हूँ ये वाला, कि आपकी जो है ना करंट लॉट में, अब देखें अगेन मैं जिससे भी सवाल पूछता हूँ कि जी आपकी कोई करंट लॉट में कौन से आपके जो है ना रिलीजियस पर्सन है जिससे आप इंस्पायर हैं, तो वो कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हम तो कोई ऐसा बंदा है ही नहीं भी है मुस्लिम जो कि कहे कि नहीं। इसके अलावा करंट लॉट में के, मेरी बात सुने, मेरे हिसाब से तो ये वर्बल बोलना सेंस ही नहीं है कि मेरी इंस्पिरेशन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि आपकी वो इंस्पिरेशन है तो आप उम्मती। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी, आई एम अ मुस्लिम बाय चॉइस, नॉट बाय बर्थ। ठीक है।
तो वो तो जवाब आता ही नहीं है कि जी मेरी इंस्पिरेशन वो है, राइट। जहां तक बात आती है कि करंट लाइफ में वो कौन सा इंसान है जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं, तो मैंने अपने पॉडकास्ट के बहुत शुरू के अंदर ही एक खातून का जिक्र आपसे किया था, सैयदा अस्मत ज़हरा। क्योंकि अगर मेरे बचपन के एक उस्ताद ने मुझे ये चीज़ सिखाई कि जो आप सीखते हैं वो आगे सिखा दें, तो असातिज़ा का कर्ज वापस करते हैं। इसी तरह से सैयदा अस्मत ज़हरा वो हैं, वो मेरे लिए मेरी वालदा हैं, वो मेरी गुरु हैं, वो मेरी उस्ताद हैं, वो मेरी इंस्पिरेशन है, वो मेरी मेंटोर हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है। सही। अगर मैंने अपनी जिंदगी में किसी दूसरे की जिंदगी में वैल्यू एडिशन सीखी है तो बिलाशुबा वो। सही है। और मैम इसी तरीके से पॉलिटिकल कौन सी ऐसी शख्सियतें हैं जो जो आपको अच्छी लगती हैं? अच्छा, मैं नो दो डिप्लोमेसी। लोगों की नहीं, मैं दो लोगों की बात करूंगी। बीइंग अ वुमन, अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, if there was a lady I am deadly inspired by, was none other than बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो। because एक खातून होते हुए the way she has portrayed Pakistan globally, that is commendable. that's commendable. और अगर मैं इमरान खान साहब को कहूंगी ना, तो मैं उनको पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर नहीं कहूंगी। देखें, इमरान खान वो इंसान था जिसने पाकिस्तान की यूथ में एक रेवोल्यूशन लिया। एक बच्चे को ये पता चल गया कि एक बीइंग अ सिटीजन मेरी और मेरे वोट की क्या वैल्यू। सो इट्स नॉट अबाउट going and backing up their political parties. It's about that paradigm shift they have given to the nation. सही। दो बंदे। क्योंकि खान साहब से पहले जब मुझे याद है कि हमारे बचपन के प्राइमरी वोट्स होते थे ना, तो मेरे खानदान का एक लिंक सियासी घराने से है, तो हमें ये बताया जाता था कि बेटा आपने फलां वोट फलां को देना, फलां फलां को देना, छोटा इसको बड़ा इसको। ठीक हो गया। तो जब ये वाली आइडियोलॉजी क्योंकि मैंने मेरे बचपन में ली, तो मैं कहती थी आपने अपना वोट जिसको देना है दे। आई एम अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और ये मेरा लीगल राइट है कि मैं अपना वोट अपनी मर्जी से दूं। सो एक वो बहुत बड़ी चीज, वो रेवोल्यूशन अप्रोच का खान साहब ने दी है। बाकी पॉलिटिकली वो राइट है वो रॉन्ग है, वो एक बहुत अलग, वो एक अलग डिबेट है। तो मैम 8 फरवरी को हमने ठप्पा लगाया था। 8 फरवरी को? हाँ, पिछले साल 8 फरवरी लास्ट ईयर। जी बिल्कुल लगाया था। किसको? देखें, आपका वोट कॉन्फिडेंशियल है। अच्छा, मतलब वोट डालने से पहले आपने कॉन्फिडेंशियली वो क्लॉज होती है ना, वो आपने फिल की थी कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। नहीं, ये तो मैंने अपने अब्बा को नहीं बताया कि मैंने वोट किसको दिया। भाई मेरा वोट है, मेरी प्राइवेसी, मेरा वोट मेरी मर्जी, मेरा वोट मेरी मर्जी। ठीक है मैम। रैपिड फायर हमारा लास्ट सेगमेंट है मैम। अच्छा जी। इस पे जो है ना थोड़ा सा उसमें कुछ जो है ना रिलीजियस भी आएंगे, कुछ शख्सियात के नाम, कुछ मैं बात करूंगा, आपने एक वर्ड में बता देना है उसको, जरा इस तरीके से करते हैं। तो मैम जो एक पेरेंटिंग टिप सिंगल वर्ड में अगर किसी को देना चाहेंगी तो क्या होगी एज अ ट्रेनर? बी एम्पैथेटिक एंड लविंग टू योर चिल्ड्रन। ठीक है मैम। अगर एक बुक किसी को रेकमेंड करेंगी पढ़ने के लिए तो कौन सी होगी? है ये मुश्किल है। आप क्योंकि इंग्लिश की टीचर भी हैं। नहीं, बट पता क्या, डिपेंड करता है कि आपने किसको किस हिसाब से कौन सी किताब रेकमेंड करनी है। ठीक है, जनरलाइज जैसे आपको जिंदगी की सीख मिले। जिंदगी की सीख तो स्टीवन आर कोवे की, जो हमारे अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ओहो, ठीक है मैम। एक मूवी जो आप रेकमेंड करना चाहें किसी को? मुझे बहुत पसंद है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, एक वो, और टीचर्स को मैं करना चाहूंगी, बॉलीवुड की एक मूवी थी तारे जमीन पर। अच्छा, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस विल स्मिथ की कह रही हैं? विल स्मिथ की। बहुत आउट क्लास मूवी है, सही कह रही हैं आप। और मैम एक जो है ना, एक अपनी हैबिट एक अगर आप चेंज करना चाहें तो कौन सी होगी? अच्छा, ये सवाल आपको मेरे घर वालों से पूछना चाहिए जो बर्दाश्त नहीं, आप बाहर किसी को पता होता है ना, मुझे पता है कि मेरे अंदर मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ
तो वो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा-सा उस पे काम करना चाहिए और दूसरा मैं बोलती बहुत ज़्यादा हूँ, तो वो शायद थोड़ा कंट्रोल नहीं, होना वो चाहिए। बोलना तो ज़्यादा चाहिए क्योंकि आप ट्रेनर हैं, बोलेंगे नहीं तो आगे काम कैसे चलेगा? काम कैसे चलेगा? कासिम अली शाह साहब। प्रोक्रेस्टिनेटर। अ, एक अच्छा स्पीकर। ठीक है मैम। इमरान खान। पैराडाइम शिफ्टर। ओहो! और मरीम नवाज़ साहिबा। खूबसूरत खातून। मैम बेनज़ीर साहिबा। अ, गेम चेंजर जी मैम। खवातीन के लिए। ख़वातीन के लिए सही मैम। हुमायूँ सईद। अच्छा अदाकार। माहिरा खान। अम्म, एक पॉइज्ड खातून। ठीक है मैम। ये इतना हमारा छोटा-सा रैपिड फायर था। इसको मैम यहीं जो है ना एंड करते हैं। आपका मैम बहुत शुक्रिया। बहुत मज़ा आया आप इसके जज़ाकल्लाह। साथ जो है नशिस्त करके। उम्मीद करते हैं कि हम जो है ना इस सिलसिले को और ज़्यादा आगे बढ़ाएँगे और ये जो पेरेंटिंग वाला है इसमें हम और कोशिश करेंगे कि इसको और ज़्यादा हम बढ़ाएँ और ज़रूर, आपसे ज़रूर, टाइम लें। ज़रूर। तो थैंक यू वेरी मच मैम बहुत-बहुत। बहुत-बहुत शुक्रिया अज़ीज़ आपका, बल्कि आज तो मेरे ख़्याल से हमने काफ़ी लंबी नशिस्त की है और बहुत सी बातें निकली हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और इंशाअल्लाह ताला कभी और किसी और टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह जी, ज़रूर इंशाल्लाह। मुलाकात होगी। चलें जी दोस्तों, ये थी जी हमारी आज की नशिस्त मैम हुमा प्राचा के साथ। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें ताकि इसी तरीके से और भी हम जो है ना गेस्ट आप तक लेकर आएँ। बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर फ्रेंड्स।